वगैरह चाहिए। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का इस सेशन में स्वागत है। और मैं आपके साथ भूगोल पे चर्चा करूंगा और लगभग 7 सवाल है ना। 7 क्वेश्चंस हैं जिस पे आपके साथ चर्चा करना है। और लगभग जो 7 सवाल हैं हम लोगों ने क्लास में लगभग डिस्कस किया था। बस 2 टॉपिक ऐसे हैं जो सोशल इश्यूज के टॉपिक हैं जो मुझे डिस्कस करना है, एक नगरीकरण वाली क्रिया और एक डेमोग्राफिक विंटर वाला कॉन्सेप्ट, है ना। तो ये 2 चीजें हम लोग यहाँ पर विजन आईएएस में सोशल इश्यूज के दायरे में कवर करते हैं। बाकी लगभग 5 सवाल इस बार पूछा गया है जो पिछले साल के ट्रेंड की तुलना में थोड़ा कम है अपेक्षाकृत। क्लियर है। लेकिन जो सवाल पूछे गए हैं उसको प्रेडिक्ट कर पाना अपेक्षाकृत आसान काम था। मतलब कहने का मतलब है कि जनरली न्यूज में रहे थे। जैसे मैं पहला टॉपिक आपके सामने रखता हूं, समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि क्या है। ये मतलब ये सवाल आपसे पूछा गया और आगे कह रहा है यह उष्णकटिबंधीय चक्रवाती के निर्माण को कैसे प्रभावित करता है। तो आप देखिए इस बार दोनों ही भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट दोनों पे ही अब चक्रवात देखने को मिला। उदाहरण के लिए अगर आपने नाम सुना होगा, अम्फन का नाम सुना होगा, है ना। तो अम्फन नाम का चक्रवात अभी हाल ही में आया था। तो ऐसी स्थिति में चक्रवातों पे जनरली सवाल पूछता है। जैसे आप देखेंगे कि यूपीएससी का जो मेन सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है कुछ फेनोमेनाज जो वैश्विक रूप से जनरली होते हैं उस पर साल दर साल सवाल पूछता है। जैसे भूकंप, जैसे ज्वालामुखी, जैसे सुनामी, है ना, या कोई आपदा के संदर्भ में सवाल जैसे कि लैंडस्लाइड्स है। तो जनरली ऐसे टॉपिक पे सवाल साल दर साल रहते ही हैं। जैसे लास्ट 2 इयर्स में पर्वत निर्माणकारी क्रिया की कैसे बनता है उसकी प्रोसेस को समझा, उस पर सवाल पूछा गया। तो जनरली एक आध सवाल ऐसे फेनोमेना पे रहता है। तो चक्रवात पे पूछा गया है सवाल। शुरू करें, डिस्कशन करें यहां से शुरू। देखिए मोटिवेशन क्या था, हमने क्लास में कई बार बोला था कि देखो चक्रवातों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हम लोग कई बार चर्चा किए थे चक्रवात के बारे में, जैसे आप लोग, है ना, चक्रवात के बारे में चर्चा हुआ था क्लास में। तो संदर्भ में वही है, समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि क्या है, सवाल का एक हिस्सा। सवाल का दूसरा हिस्सा यह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण को कैसे प्रभावित करता है। समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि क्या है, यह सवाल है। तो समुद्र है, समुद्र के सतह का, समुद्र के 3 लेयर्स होते हैं, सबसे ऊपरी लेयर, एक बीच का लेयर और सबसे गहरा लेयर। बीच के लेयर को तापमान के अनुसार थर्मोक्लाइन लेयर कहा जाता है। जनरली अगर हम निम्न अक्षांशों की बात करें तो समुद्र के सतह के ऊपरी हिस्से का तापमान अपेक्षाकृत ज्यादा होता है। तो ऐसे में एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि क्या है। तो बताइए कि पिछले कुछ दशकों से, खास करके 1970 के बाद, हर दशक पिछले दशक से गर्म है और इसका प्रभाव हम न केवल महाद्वीपों बल्कि महासागरों में भी देख रहे हैं। और जैसा कि आईपीसीसी का हाल का रिपोर्ट है, 6 असेसमेंट रिपोर्ट, वो 6 असेसमेंट रिपोर्ट ये इस बात को कहता है कि जलवायु परिवर्तन का जो राइज ऑफ टेम्परेचर है, उसका प्रभाव महाद्वीपों से ज्यादा महासागरों पे। औसतन देखा जाए तो महाद्वीपों का तापमान लगभग 0.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास बढ़ा है और महासागरों का तापमान औसतन 1.1 डिग्री सेल्सियस के आसपास बढ़ा है। तो ये थोड़ा सा एग्जामिनर को बता दिया कि सी सरफेस टेम्परेचर क्या है। तो थोड़ा सा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर क्लाइमेट चेंज हमने पढ़ा हुआ है तो बताया कि 1970 से हर दशक पिछले दशक की तुलना में गर्म है। जैसे कि 2001 से लेकर के 2020 का दशक 2001 से लेकर के 2010 के दशक की तुलना में अपेक्षाकृत गर्म है। अब एग्जामिनर को अगर पूछता है कि कारण क्या है, तो ऐसा तो पूछा नहीं है। समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि क्या है, तो हमने बताया कि ऐसा है और हर दशक पिछले दशक से गर्म है।
आंकड़ा अगर हमारे पास है तो आईपीसीसी का 6 असेसमेंट रिपोर्ट हाल का रिपोर्ट है, हमने बता दिया कि औसतन 1750 की तुलना में महासागरों का तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, इतना बता दिया। अब मुझे ही बताइए कि क्या सवाल के इस हिस्से में कारण बताने की जरूरत है या नहीं? अगर बताना भी है तो ज्यादा बताने की जरूरत है, कम बताने की जरूरत है? मतलब समझना पड़ेगा ना कि क्या बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए क्या? मतलब एक एक शब्दों में कहें, व्याख्या ना करें उसका, ये मतलब है। तो क्या लिखेंगे? चलिए मान लेते हैं कि समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि है। हमने यहाँ पर एग्जामिनर को समझा दिया कि हमने एक दशक वाला पॉइंट के साथ इंट्रोडक्शन लिख दिया है ना, दशक वाले या 1970 से लेकर के जो अभी करंट स्थिति है उसके बारे में एग्जामिनर को बता दिया 2021 तक का, कि हर दशक पिछले दशक की तुलना में गर्म है। कितना गर्म हुआ है? तो औसतन सी सरफेस टेम्परेचर है ना 1750 की तुलना में 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। ये तापमान की वृद्धि है। इतना बताना है या कुछ कारण भी बताने चाहिए? तो मान लेते हैं कि अगर कारण बताना है तो कॉमा कॉमा देकर के बताएंगे। अगर बताया भी हमने तो इसके बारे में, तापमान में वृद्धि क्या है, तो समुद्र में तापमान की वृद्धि का कारण क्या हो सकता है? क्या कारण प्राकृतिक हो सकता है? हम पूछ रहे हैं आपसे, क्या मानव जनित हो सकता है? हो सकता है। दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दीजिए। जैसे जिन लोगों ने क्लास में डिस्कशन किया होगा, मैं एक दो पॉइंट आपके सामने रखता हूं। प्राकृतिक कारक में क्या ज्वालामुखी हो सकता है? समुद्र के नीचे अगर ज्वालामुखी का विस्फोट हो रहा है तो एक कारण हो सकता है। उदाहरण के लिए कोई अभी करंट का प्रॉब्लम, हवाई छोड़ दिया तो पुरानी बात हो गई। इसके अलावा कोई और जो क्लास में चर्चा किए हो? होंगा टोंगा है ना, अभी भी ज्वालामुखी का विस्फोट हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे, होंगा टोंगा। ये क्या है? प्राकृतिक कारण है ना। और कुछ प्राकृतिक कारक? क्या महासागर देर से गर्म और देर से ठंडे होते हैं? तो एक बार जल्दी से गर्म हो गए तो जल्दी से ठंडे होंगे। हम कह रहे हैं कि महासागर क्या देर से गर्म और देर से ठंडे होते हैं? तो अगर महासागर एक बार गर्म हो गए तो क्या जल्दी ठंडे होंगे? तो इसका मतलब है कि महासागर अगर गर्म हो गए तो ये जल्दी से ठंडे नहीं होंगे। दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि अगर गर्म होते हैं तो सी सरफेस टेम्परेचर लंबे समय तक बना रहेगा। ये अभी प्राकृतिक है ना, इसीलिए मतलब थोड़ा सा एग्जामिनर को प्राकृतिक कर करके कॉमा लगा दिया और फिर बता दिया ये सारी चीजें। चलिए यहाँ इंटरेस्टेड आप ज्यादा हैं तो अब यहाँ वाले पॉइंट पे लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पॉइंट बता दिया एग्जामिनर को, व्याख्या करने का स्कोप नहीं है, लेकिन एग्जामिनर को बताना पड़ेगा ना कि सर जानते बहुत कुछ है लेकिन क्या क्या लिखें, 150 शब्दों में क्या क्या लिख दूं, क्या क्या व्याख्या कर दूं। लेकिन कॉमा कॉमा लगा करके आप बताएंगे ना कि सर मैं जानता हूं सी सरफेस टेम्परेचर का राइज क्यों हो रहा है। तो 2 से 3 लाइनों में मतलब कॉमा 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 लगा करके अपनी बात को रख दिए। अब जैसे इसी में मैं एक दो पॉइंट और आपके सामने रखता हूं। जैसे अगर हम लोगों ने क्लास में ही चर्चा किया हुआ हो है ना क्लास में, तो क्या महासागरीय धाराओं का कमजोर पड़ना भी तापमान के बढ़ने का कारण हो सकता है? जिसका नाम है AMOC, अटलांटिक मेरीडोनल ओशियनिक सर्कुलेशन। ये कमजोर पड़ रहा है ऐसा आईपीसीसी का रिपोर्ट कहता है। और महासागरीय धाराएं कमजोर पड़ेंगी तो गर्म जगह का, जो गर्म महासागर होंगे ज्यादा गर्म होंगे और जो ठंडे होंगे अपेक्षाकृत हो तो गर्म होंगे ही, क्योंकि एल्बिडो कम हो रहा है। लेकिन क्या गर्म महासागर अपेक्षाकृत और गर्म होंगे? क्यों? क्योंकि गल्फ की धारा गर्म पानी को ठंडे जगह पे नहीं ले जा पाए। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा आईपीसीसी का रिपोर्ट ही कह रहा है जिसका नाम है AMOC। तो एग्जामिनर, हमने AMOC किया था क्लास में, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि AMOC अटलांटिक मेरीडोनल ओशियनिक सर्कुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक कारण हो सकता है कि महासागर अपेक्षाकृत गर्म हो रहा है। बता दिया इतना। अब यहाँ पर मानव जनित कारकों के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे इन्होंने कहा प्रदूषण, पॉल्यूशन एक मेजर फैक्टर है। अब पॉल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? CO2, या हम कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। अब ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं? अगर वायुमंडल में उसकी मात्रा बढ़ेगी तो क्या पवने क्या महासागरों के साथ इंटरेक्ट करेंगे और चलेंगे तो क्या CO2 को महासागरों में घोलेंगे, और घोलेंगे तो महासागरों में CO2 की मात्रा बढ़ेगी। इसको हम अम्लीकरण भी कहेंगे। और CO2 क्या करता है? CO2 ग्रीन हाउस गैसों को अवशोषित करता है, मतलब
गर्माहट को धारण करने की क्षमता अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। तो प्रदूषण बढ़ रहा है, हर प्रकार का कह सकते हैं, ठोस अवशिष्ट हो चाहे वायु का प्रदूषण हो, ये सब अपेक्षाकृत वायु में, महासागरों में कुल मिलाकर ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। तो ये स्थितियां बन रही हैं। तो एग्जामिनर को हमने ये बताया प्रदूषण वाला फैक्टर मानव जनित फैक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में सामने आ रहा है। इतना बताने के बाद अब ज्यादा व्याख्या नहीं करते क्योंकि सिर्फ पूछा था समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि क्या है, तो हमने बता दिया थोड़ा आंकड़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर हमने थोड़ा सा एग्जामिनर को थोड़ा सा ही समझा दिया कि सर ये कारण है, कॉमा कॉमा लगा के, किन स्थितियों के कारण महासागर अपेक्षाकृत ज्यादा गर्म हो रहे हैं। कुछ और बताना चाहेंगे? कुछ और भी चाहे तो जोड़ सकते हैं, बहुत कुछ है बोलने के लिए। क्या एल नीनो को भी जोड़ा जा सकता है इसके साथ? जोड़ा जा सकता है ना, चक्रवात की बात कर रहा है ना, तो अगर एल नीनो का इवेंट होगा तो चक्रवात होने की संभावना अपेक्षाकृत बढ़ जाएगी ना। तो जब चक्रवात बोला है तो बता देंगे ना कि सर जिस साल एल नीनो आता है उस साल चक्रवात होने की संभावना अपेक्षाकृत हिंद महासागर के क्षेत्रों में ज्यादा हो जाती है ना। मतलब कहने का मतलब यह है कि बहुत कुछ कहने के लिए है, ऐसा नहीं है कि कहने के लिए नहीं है। तो हम थोड़ा इन बातों के साथ अपनी बात को समेटेंगे और फिर अपने सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ेंगे। और सवाल का दूसरा हिस्सा हमसे क्या जानना चाहता है? सवाल का दूसरा हिस्सा कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण को कैसे प्रभावित करता है? क्या चीज? समुद्र सतह में तापमान में वृद्धि। तो बताना पड़ेगा एग्जामिनर को चक्रवातों के संदर्भ में कि क्या चक्रवात हीट इंजन है? हीट इंजन का मतलब है कि चक्रवात को ऊर्जा कहां से मिलती है? गुप्त ऊष्मा की सप्लाई से ना। अब समझा नहीं रहे चक्रवात, मतलब वहां भी समझाना नहीं है हमको, लेकिन चक्रवात हीट इंजन है ना, जब तक उसको गुप्त ऊष्मा या कुल मिलाकर के ऊष्मा की सप्लाई बनी रहेगी तब तक चक्रवात मजबूत होता रहेगा। तो अगर समुद्र गर्म होंगे तो क्या गुप्त ऊष्मा की सप्लाई ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी तो चक्रवात अपेक्षाकृत मजबूत हो जाएंगे ना। अगर समुद्र गर्म होगा तो क्या गुप्त ऊष्मा की सप्लाई बढ़ जाएगी? वाष्पीकरण की दर अपेक्षाकृत बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो चक्रवातों के लिए विकास के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? गुप्त ऊष्मा का लगातार बने रहना। तो ये स्थिति चक्रवात को मजबूत करने में एक भूमिका निभाएगा, एक बात। दूसरा, अगर महासागर ज्यादा गर्म होते हैं तो क्या ज्यादा बेहतर तरीके से निम्न दाब के क्षेत्र के रूप में विकसित होंगे? और अगर निम्न दाब का क्षेत्र ज्यादा विकसित हुआ तो क्या दाब प्रवणता बल बढ़ सकता है? और अगर दाब प्रवणता बल बढ़ता है तो क्या पवनों की गति बढ़ेगी? और पवनों की गति बढ़ेगी तो क्या संवहन की क्रिया मजबूत होगी? और संवहन मजबूत होगा तो चक्रवातों को तो यही चाहिए ना, संवहन लगातार, क्योंकि जितना संवहन होगा उतना गुप्त ऊष्मा की सप्लाई बनी रहेगी। ऊपर उठेंगे, सापेक्षिक आर्द्रता 100% पहुंचेगा, वर्षा हो जाएगी, लेकिन जिस जगह पे 100% पहुंचा है वहां पर गुप्त ऊष्मा रिलीज हो जाएगा तो ये एयर को फर्दर गर्म करेगा, ये फर्दर ऊपर उठेगा, लगातार संवहन की क्रिया होती रहेगी। इस स्थिति के लिए समुद्र का गर्म होना जरूरी है। ये एग्जामिनर को बताए को कैसे प्रभावित करता है। तो मुझे ये बताइए कि क्या इस पूरी प्रक्रिया में चक्रवात की संख्या में इजाफा होगा और क्या उसकी तीव्रता में भी इजाफा होगा? तो एग्जामिनर को क्या बताएंगे? न केवल इस पूरी क्रिया से संख्या बढ़ेगी बल्कि तीव्रता में भी इजाफा होगा। एग्जाम्पल लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अरब सागर में चक्रवातों की संख्या अपेक्षाकृत बढ़ रही है और उसका कारण क्या है? SST, सी सरफेस टेम्परेचर का राइज। हो गया? और कुछ कहना चाहेंगे इसमें? एक पॉइंट और लिख सकते हैं इसमें अगर हम चाहें तो। एग्जामिनर को हम ये बताएंगे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने शायद कहा था कि क्या पानी देर से गर्म देर से ठंडा होता है कि जल्दी गर्म जल्दी ठंडा होता है? तो हम चक्रवातों को प्रभावित या चक्रवातों को कैसे प्रभावित करें ये समझना चाहते हैं। तो ये बताइए कि अगर पानी एक बार गर्म हो गया तो क्या जल्दी ठंडा होगा? और नहीं ठंडा होगा तो जो चक्रवात का सीजन है या चक्रवात का जो पीरियड है क्या वो एक्सटेंड करेगा? इसके साथ अपनी बात को कंप्लीट कर दीजिए। क्लियर है कि न केवल चक्रवातों की संख्या में इजाफा होगा, है ना, न केवल चक्रवातों की तीव्रता में इजाफा होगा बल्कि चक्रवातों का जो पीरियड है वो भी ओवरली एक्सटेंड करेगा।
ये स्थिति संकटपूर्ण होगी, चुनौतीपूर्ण होगी, त्रासदी या आपदाएं आने की संभावना ज्यादा हो। कंक्लूजन लिख दीजिए कि वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण विश्व भर में हम इस ट्रेंड को देख रहे हैं कि विश्व भर में न केवल चक्रवातों की संख्या और तीव्रता में इजाफा हो रहा है, उदाहरण के लिए गल्फ ऑफ मैक्सिको है ना, या जापान कह सकते हैं, या फिलीपींस का क्षेत्र कह सकते हैं, या हिंद महासागर के क्षेत्र में न केवल चक्रवातों की संख्या और तीव्रता में इजाफा हो रहा है, बल्कि हम देख रहे हैं कि पीरियड भी अपेक्षाकृत लंबा होता चला जाए, चक्रवात का जो अवधि है वो लंबी होती चली जा रही है। तो ये भविष्य के लिए एक बड़ी त्रासदी या आप कह सकते हैं कि एक आपदा प्रबंधन के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया के देशों को प्रभावी रूप से समय पे या आने वाले समय पे इस पे कार्य करना चाहिए। कंप्लीट हो गया, इस तरीके से अपनी बात को कंप्लीट कर दीजिए। आसान है, मुश्किल है ना। अब इसमें चक्रवातों का स्ट्रक्चर तो नहीं बताना है ना, कि आई होता है, आई वॉल होता है, रेन बैंड होता है, इसकी जरूरत नहीं है जरूरत इसमें। हाँ, अब इसमें कर क्या सकते हैं, एक छोटा सा वैश्विक मैप बनाया जा सकता है, और वैश्विक मैप बना के चक्रवातों का नाम बताया जा सकता है, जैसे हरिकेन्स है, टाइफून्स है ना, ये चक्रवात कहा जा रहा है या विली विली कहा जा रहा है। ये हमने छोटा सा एक मैप बना दिया और फिर बता दिया कि अपेक्षा मतलब ये लोकेशन है 0 से 30 डिग्री या 0 से 30 नहीं 10 से 30 डिग्री का चांसेस, जहां पर चक्रवातों की संख्या में अपेक्षाकृत इजाफा देखने को मिल रहा है। हो गया, बढ़िया आगे। मतलब हमको ना 5:10-15 तक कंप्लीट करना है, क्योंकि इसके बाद यहाँ दूसरी क्लास है, ठीक है। तो थोड़ा जहां जहां जरूरत होगा वहां बताइएगा और डिस्कशन कर लेंगे। क्लियर हो रहा है ना? इस अप्रोच के साथ आंसर लिखिए। अब सीखने समझने वाली बात क्या है इसमें, ये तो हो गया कंटेंट के लेवल पे बात। अब ऐसे क्वेश्चन को प्रेडिक्ट कैसे करना है, तो अगर मान लेते हैं कि सपोज करिए कि आपने इस साल अक्टूबर नवंबर के दिसंबर में महीने में चक्रवातों की संख्या ज्यादा होती है भारत में, तो अभी जैसे सितंबर का महीना चल रहा है ना, तो आप 1-1.5 महीने के बाद देखेंगे भारत में चक्रवात हिट किया। तो अगर कोई चक्रवात बड़ी त्रासदी लेकर के आए या अपेक्षाकृत उसकी संख्या में इजाफा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हमको उसको ट्रेंड को पकड़ना पड़ेगा कि संभावना है कि सवाल बन सकता है। तो थोड़ा उसके बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करने लगे, सोचने लगे कि यार अगर आया तो क्या लिखेंगे, क्या होना चाहिए। तो उस तरीके से प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं बहुत सारे टॉपिक। यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक प्रेडिक्टेबल है, मतलब जो पूछा गया है वो बहुत ही प्रेडिक्टेबल टॉपिक है, भी बताते हैं, चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया एक मतलब एंटिसिपेट करना कि क्या हो सकता है। दूसरा, इस सवाल को आंसर करना है तो हमको 4-5 की आइडियाज की जरूरत है, जैसे मैंने आपके सामने रखा। अगर हमारे पास ये 4-5 शब्दावली है, 4-5 आइडियाज है, तो क्या हमको पॉइंट फॉर्मेट में नहीं लिख देना चाहिए इसको? पॉइंट फॉर्मेट लगाएं, उसके बाद एक हेडिंग बनाएं या हेडिंग, उसको अंडरलाइन करें और एग्जामिनर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, ताकि एग्जामिनर को क्लियर दिख जाए कि यार ये 4-5 मेजर पॉइंट्स हैं, इनकी व्याख्या इस बच्चे ने इस तरीके से की, ताकि उसका काम आसान हो जाए। और काम आसान करना आपकी जिम्मेदारी है ना, इसी को प्रेजेंटेशन कहा जाता है ना, प्रस्तुतिकरण। आप उसको दर्द देंगे तो वो आपको दर्द देगा नहीं। आराम से सोचिए कि अगर मान लेते हैं कि कोई एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर चेक कर रहा है और उसके पॉइंट्स विजिबल हैं जो आप लिखना और दिखाना चाहते हैं, उसको आपने अंडरलाइन किया, हेडिंग्स बनाए, सब हेडिंग्स बनाए, तो आप जो बात कहना चाहते हैं उसको ज्यादा विजिबल है ना, उसको मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। और मेहनत नहीं कर रहा है तो उसको सुख मिलेगा ना कि यार मैं जो देखना चाहता था, जो बच्चा बताना चाहता था, मैंने फटाफट देख लिया। और खोजना पड़ा उसको तो जस्ट इमेजिन, है कि नहीं? तो थोड़ा सा हमको क्या करना है, प्रस्तुतिकरण पे काम करना है। 8-8.5 मिनट में आपको आंसर लिखना है और सारगर्भित तरीके से बात को रखना है। तो आपको समझना पड़ेगा कि सवाल के किस हिस्से पे ज्यादा फोकस करना है। यहां पर सवाल का ये हिस्सा इंपॉर्टेंट है ना कि ये हिस्सा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ओवर एम्फेसाइज इस हिस्से को कर दिया, इसमें कम लिखा, तो संकट आपका है कि नहीं? मतलब चुनौती है। तो सवाल अच्छे से पढ़िए, देखिए कि किस हिस्से पे या कहां कहां पर वजन बराबर देना है, कहीं पर वजन ज्यादा देना है, कहीं पर वजन कम देना है। जैसे हमारे पास बहुत कुछ लिखने के लिए है इस पे। अगर पूछ लेता सी सरफेस टेम्परेचर के बढ़ने के कारणों की चर्चा करिए, तो मानव जनित कारक, प्राकृतिक कारक खूब लिख देते, है ना। लिखने का कमी नहीं है, ये आपको खूब आता होगा तो मन भी करेगा या थोड़ा बता देता हूं। और उस पूरे प्रोसेस में अगर कहीं पर भी बैलेंस गड़बड़ हो गया, क्योंकि पेज तो सीमित ही होगा, तो वहां अगर कहीं ना कहीं बैलेंस मिस किए, तो एग्जामिनर अपेक्षा क्या कर रहा होगा कि ये बच्चा इस पॉइंट को बता दे मुझे सारगर्भित तरीके से, लेकिन मेजरली फोकस किस पे करे? सेकंड वाले हिस्से पे। तो यहाँ पर एग्जामिनर को कॉमा लगा करके मानव जनित कारक, प्राकृतिक कारक या जो भी फ्लो चार्ट बना करके आप एग्जामिनर को बता दीजिए, व्याख्या करने की कोशिश नहीं करिए, क्योंकि ये सवाल का थोड़ा सा छोटा वाला हिस्सा है। हाँ जी, ये नहीं लिख सकते हैं कि क्या विश्व का सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा तो आने वाले समय में दुनिया भर में चक्रवातों की संख्या बढ़ेगी या कम होगी? तो दुनिया के देशों को इसके लिए तैयार रहना कि नहीं रहना चाहिए, कि नहीं रहना चाहिए? तो
कंक्लूजन ऑप्टिमिस्टिक या फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए? यहाँ ऑप्टिमिज्म तो कुछ है नहीं कि यार चक्रवात आ रहा है मजा आ रहा है, ये तो ऑप्टिमिज्म हो नहीं सकता है ना। तो भविष्य में ही आप बात कर सकते हैं कि यार चक्रवात हैं, इनकी संख्या बढ़ेगी, दुनिया के देशों के सरकारों को आपदा प्रबंधन के रूप में प्रभावी रूप से कार्य करना चाहिए। नहीं, इसके साथ बात को कंप्लीट कर दीजिए, यही होगा ना। इस तरीके से लिखिए और क्या, बढ़े आगे। देखिए दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल है छोटे शहरों की तुलना में, यहां पढ़ते हैं, छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहर अधिक प्रवासियों को क्यों आकर्षित करते हैं? मुश्किल सवाल है क्या ये? छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहर अधिक प्रवासियों को क्यों आकर्षित करते हैं? करेंगे, मैग्नेट की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन अब आपको लॉजिकल होकर तर्क बताना पड़ेगा। सवाल तो आसानी है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। विकासशील देशों की स्थितियों के आलोक में इसकी विवेचना करिए। अब देखिए, अब इस टॉपिक को जब हम देखते हैं तो ये टॉपिक लगातार न्यूज में रहने वाला टॉपिक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार क्या कर रहा है, शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रहा है, स्मार्ट सिटीज मिशन पे काम कर रहा है, अमृत मिशन पे काम कर रहा है, लगातार अर्बन एरियाज के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए सरकार कार्य कर रहा है। तो ऐसे में नगरीकरण की क्रिया के बारे में सवाल पूछा जाना चाहिए। सोशल इश्यूज के तहत या करंट अफेयर्स में लगातार आप जो सोशल इश्यूज का टॉपिक है ना, जैसे मंथली करंट अफेयर्स का विजन का मैगजीन है, आप पूरे पीटी 365 या मेन 365 उठा करके देखिए, नगरीकरण की क्रिया पे लगभग हर बार टॉपिक रहता है। अमृत मिशन है, स्मार्ट सिटीज मिशन है, नगरीकरण से जुड़े हुए सवाल है। जैसे क्या है, जैसे करंट अफेयर्स में जनरली क्या होता है, नगरीकरण के बारे में आप पढ़ रहे होंगे तो संभावनाएं क्या है, चुनौतियां क्या है। शहर अपॉर्चुनिटी भी है, शहर प्रॉब्लम भी है अपने आप में, है कि नहीं? देखा जाए तो देश का अगर 30% इलाका है भारत का, तो 75% से ज्यादा जनरेट कर रहा है रेवेन्यू जीडीपी के साइज का। तो संभावनाएं भी है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, हॉस्पिटल्स है, मतलब हेल्थ फैसिलिटीज बेहतर है, कनेक्टिविटी बेहतर है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बेहतर है, कितनी सारी बातें हैं कहने के लिए। तो अर्बन एरियाज लगातार मैग्नेट का काम कर रहे हैं, ऐसा सवाल कर रहा है। और ये बड़ा ही एक लॉजिकल सवाल है, इसमें बहुत ज्यादा कोई हम कहें कि रिपोर्ट्स और उसकी जरूरत नहीं है। छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहर अधिक प्रवासियों को क्यों आकर्षित कर रहे हैं? विकासशील देशों की स्थितियों के आलोक में इसकी विवेचना करिए। विकासशील मतलब भारत जैसे देशों के आलोक में इसके बारे में विवेचना करना है। तो इसका मतलब है यूनिडायमेंशनल सवाल है, सवाल बहुआयामी है कि एक ही आयाम का है? सवाल बहुआयामी है, ये सवाल का एक ही आयाम है? पहले तो ये सोचिए, बहुआयामी है, क्या क्या आयाम है? नहीं, बहुआयामी का मतलब सवाल के एक हिस्से हैं, दो हिस्से हैं, तीन हिस्से हैं, कितने हिस्से हैं? एक हिस्सा ही है। छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहर अधिक प्रवासियों को क्यों आकर्षित करते हैं? क्यों आकर्षित कर रहे हैं ये पूछ रहा है सवाल का मेन फोकस, यही है ना। तो एक ही डायमेंशन पे चर्चा करनी है या बहुत सारे डायमेंशंस खोलने हैं इसमें? एक ही चीज बताना है ना कि छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहर आकर्षित क्यों करते हैं। इसके अलावा कुछ और है? नहीं है तो लिखेंगे तो यूपीएससी का टीचर आनंद लेगा कि लिखो और लिखो और लिखो, लेकिन उसमें मार्क्स ज्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि सवाल का क्लियर फोकस है कि छोटे शहर हैं, टायर 2 टायर 3 सिटीज हैं, है ना, उसकी तुलना में टायर 1 सिटीज क्यों ज्यादा तेज गति से, बड़े शहर क्यों ज्यादा तेज गति से ग्रो करें, बता दीजिए, समझा दीजिए, यही है ना सवाल। तो एग्जामिनर को बता दीजिए इसके बारे में कि जो बड़े शहर हैं, खास करके विकासशील देशों में अगर हम देखते हैं तो पावरफुल मैग्नेट का काम करते हैं, मतलब चुंबक का काम करते हैं, मैग्नेट का काम करते हैं। क्यों मैग्नेट का काम करते हैं? तो कुछ तर्क दे सकते हैं या कुछ लॉजिक दे सकते हैं कि क्यों अपेक्षाकृत वो मैग्नेट का काम करते हैं, है ना? कुछ कारण हो सकता है, 3-4 कारण, यही तो बताना है ना बस, क्या क्या कारण हो सकते हैं। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी सबसे पहले, आर्थिक, पहले एक ही कर लीजिए ना, आर्थिक संभावना है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। मतलब एक इसके ऊपर बताया एग्जामिनर को, छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहर, पॉइंट ये है, क्या छोटे शहरों के पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी सीमित होती है? सीमित का मतलब होता है कोई एक उद्योग धंधा हो सकता है, जैसे मान लेते हैं कोई एक छोटा शहर है, वहां आयरन स्टील इंडस्ट्री हो सकता है, वहां पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हो सकता है, लेकिन विविध प्रकार के उद्योग धंधे नहीं हो सकते। बड़े शहरों में उद्योग धंधों के साथ साथ सेवा सेक्टर भी विकसित होता है, नहीं? सवाल क्या है, छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहर अधिक प्रवासियों को क्यों? तो इसका मतलब है कि जो आर्थिक संभावनाएं हैं ये विविध हैं,
उद्योग से लेकर के सेवा सेक्टर से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग या जो भी है ना, इसकी संभावनाएं अपेक्षाकृत ज्यादा है। जैसे उदाहरण के लिए दिल्ली है, दिल्ली, कानपुर लखनऊ की तुलना में, या कानपुर और लखनऊ की तुलना में जो छोटे शहर हैं उसकी तुलना में अपेक्षाकृत बेटर अपॉर्चुनिटीज क्या है, यहां पर मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है। जैसे एक्साइड बैटरी है, जैसे बिस्किट है, एक्साइड बैटरी, कार मैन्युफैक्चरिंग है ना, दिल्ली एनसीआर का पूरा क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग भी है, सेवा सेक्टर भी है, सर्विस सेक्टर, फाइनेंस का हब है, आईटी हब है, बहुत सारी इमेंस अपॉर्चुनिटी। छोटे शहर इतनी विविधता नहीं दे पाते। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि अपेक्षाकृत बड़े शहरों की तरफ मैग्नेट की तरह या बड़े शहरों की तरफ माइग्रेशन का पुल फैक्टर, खींचने का फैक्टर ज्यादा प्रभावी होता है छोटे शहरों की तुलना में। तर्क होगा ये। और ये हो गया। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर। एक व्यक्ति जब माइग्रेट करता है तो केवल काम के कारण ही करता है या और बेहतर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे घर, हाउसिंग फैसिलिटीज जैसे स्कूल बच्चों के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज जैसे कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज बड़े शहरों में ज्यादा बेटर होता है, कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी में ही इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत ये सब बातें कर सकते हैं। क्या होता है, छोटे शहरों की तुलना में अपेक्षाकृत इसकी फैसिलिटी ज्यादा होती है। तो ये बता दिया हम लोगों ने ये। और चलिए अब, हाँ, चलिए इसमें ऑटोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात रख लेते हैं। फ्रीडम, छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहरों में फ्रीडम ज्यादा होता है ना, इंडिविजुअलिज्म ज्यादा है ना, पहचान का प्रॉब्लम नहीं है, पहचान का प्रॉब्लम है नहीं। इसमें एक आइडिया निकलता है ऑटोनॉमी का। ऑटोनॉमी का मतलब है कि जो बड़े शहर होते हैं, बड़े शहरों में एक इंडिविजुअल ज्यादा फ्री महसूस करता है, खास करके महिलाएं, किसी भी रिलेटेड, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, चाहे जो भी सांस्कृतिक पहलू हो, पहनावा हो, है ना, ये सब चीजें हैं। चाहे अपेक्षाकृत आपके पास चॉइसेस हो, फूड, रेस्टोरेंट, अलग अलग चीजें, लीजर एक्टिविटी, मूवी देखना है, घूमने जाना है, बहुत सारे अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, ये अपेक्षाकृत ज्यादा बेहतर होते हैं छोटे शहरों की तुलना में। मतलब हमको तुलनात्मक रूप से बात रखनी है और फिर एग्जामिनर को बता दें कि ऐसी कुछ स्थितियां हैं जो बड़े शहरों की तरफ अधिक प्रवासियों को क्यों आकर्षित करती है। ये आपका सवाल था, इसके बारे में एग्जामिनर को बताइए। और फिर बताइए कि यहाँ पर कि दुनिया भर में खास करके विकासशील देश हैं, वहां पर कुछ बड़े शहर हैं जो अपेक्षाकृत प्रोपोर्शनलिटी या डिसप्रोपोर्शनलिटी बहुत बड़े हैं, है ना, सेकेंड टायर सिटीज की तुलना में। उदाहरण के लिए बहुत सारे विकासशील देशों का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। नाइजीरिया का कैपिटल क्या है? नाइजीरिया का कैपिटल, नाइजीरिया, अदीस अबाबा। अदीस अबाबा इथोपिया का है। अच्छा, कीनिया का कैपिटल नैरोबी। आप कुछ विकासशील देशों के नाम याद रखिए ताकि आपको मदद मिले। इंडोनेशिया के कुछ शहरों का नाम याद रखिए, है ना, या भारत के कुछ शहरों का नाम याद रखिए कि भारत में किन किन शहरों का तेज गति से पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ है। तो 4 मैग्नेट है रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से, कोलकाता है, दिल्ली है, चेन्नई है, और बेंगलोर भी आप कह सकते हैं कि बेंगलोर भी आईटी के हब होने के कारण अत्यंत तेज गति से ग्रो किया है। या आप कीनिया का बात कर सकते हैं कि कीनिया का जो नैरोबी शहर है वो बाकी अन्य शहरों की तुलना में अत्यधिक तेज गति से ग्रो कर रहा है। उसकी अपनी समस्याएं, उसके अपने चैलेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इन कारणों की वजह से ये शहरों का ग्रोथ विकासशील देशों में बाकी सेकेंड या थर्ड टायर सिटीज की तुलना में अपेक्षाकृत ज्यादा तेज गति से ग्रो करता है। बस इतना ही सवाल पूछा है, इतनी ही व्याख्या आपको 150 शब्दों के आसपास करनी है। अब मतलब अगर हम अपने यहाँ बात करें
अगर हम यहाँ अपने विजन की बात करें तो ये सोशल इश्यूज में कवर्ड किया जाता है। हाँ, लेकिन क्या है कि मानव भूगोल में जब हम पेपर वन करते हैं ना, तो पेपर वन में सोशल इश्यूज के तहत जो सामाजिक आर्थिक एनालिसिस करना है, उसमें हम दो टॉपिक्स को वहां लेकर के जाते हैं। एक है जनसंख्या से रिलेटेड जो पक्ष है, और दूसरा जो है नगरीकरण से रिलेटेड, क्योंकि इसमें सोशल इकोनॉमिक डायमेंशंस पे ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन सकता है। तो हम विजन आईएएस में इन दो टॉपिक्स को वहां डिस्कशन करते हैं। जो बच्चे क्लास में होंगे पता होगा कि ये दो चीज़ें वहां डिस्कशन। देखिए, थ्योरी की जगह प्रैक्टिकल बातें लिख दीजिए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत सारी बातें लिख जाती हैं, मैस्लो की थ्योरी है उस पे बात हो सकती है, लिमिट्स टू ग्रोथ का एक मॉडल है उस पे बात हो सकता है। लेकिन आप जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो बात करिए एक जनरलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे जो थ्योरी में बात कही गई है उस थ्योरी को प्रैक्टिकली लिखिए इंस्टेड ऑफ नेमिंग सर्टेन थ्योरीज, क्योंकि अलग अलग जगहों पे सोशल इश्यूज में अर्बनाइजेशन के लिए अलग थ्योरी है, भूगोल में उसके लिए अलग सिद्धांत है। तो सिद्धांत लिखने की जगह ज्यादा बेहतर होगा, सिद्धांत लिखने की जगह प्रैक्टिकली उस बात को रखने की कोशिश करिए। जैसे मान लेते हैं, सपोज करिए लिमिट्स टू ग्रोथ का मॉडल है, तो कोई भी नगरीकरण की क्रिया है ना, वो एक प्रोसेस से ही तो होकर के गुजरेगा। कि मान लेते हैं कि कोई भी समाज है एग्रीरियन सोसाइटी से अर्बन सोसाइटी तक बढ़ेगा, लेकिन अर्बन सोसाइटी की भी तो कोई सीमा होगी, लिमिट्स टू ग्रोथ होगा। तो जैसे ये अर्बन एरियाज की बात कर रहा है और कह रहा है कि छोटे शहर की तुलना में बड़े शहर प्रवासियों को अधिक आकर्षित करते हैं। तो क्या ये संधारणीय हो सकता है लॉन्ग टर्म में? किसी भी दृष्टिकोण से देखिए, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए, सामाजिक आर्थिक पहलू के असमानता के दृष्टिकोण से देखिए, तो किसी भी दृष्टिकोण से ये स्थिति जहां पर केवल बड़े शहर ही ज्यादा तेज गति से ग्रो करें और छोटे शहर तेजी से ग्रो ना करें, ये असंधारणीयता की तरफ, अनसस्टेनेबिलिटी की तरफ लॉन्ग टर्म में लेकर के जाता है। नहीं, लॉजिकली सोचिए कि अगर लार्जर पॉपुलेशन एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड होगा तो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से, लैंड पॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वाटर पॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वाटर क्राइसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एयर पॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी सारी समस्याओं को जन्म देगा। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर कितना या प्रेशर कितना ज्यादा पड़ेगा इस स्थिति के विषय। और अगर ऐसा होता भी है और कुछ पार्टिकुलर एरिया तेज गति से ग्रो करते हैं, तो क्या देश में असमानता नहीं बढ़ेगा? देश के कुछ हिस्सों में अपेक्षाकृत पर कैपिटा इनकम, जीडीपी का ग्रोथ रेट अपेक्षाकृत तेज होगा और बाकी हिस्सों में अपेक्षाकृत ग्रोथ रेट धीमा होगा। तो इंस्टेड ऑफ एक बड़ा ग्रोथ पोल होने की जगह एक बड़ा ग्रोथ पोल, पोल मतलब जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, तो देश में केवल एक कोई बड़ा ग्रोथ पोल होने की जगह छोटे छोटे ग्रोथ के सेंटर्स होने चाहिए। और वो सेंटर्स क्या करें, लगातार जरूरतों को पूरा कर रहे हो क्षेत्रीय स्तर पर। ये स्थिति ज्यादा संधारणीयता की तरफ भी जाता है और सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से असमानता को भी साधने में एक रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर आप कंक्लूजन लिख सकते हैं कि हाँ, विकासशील देशों में मुख्यतः अभी जो ट्रेंड है वो क्या है, बड़े शहरों की तरफ मूव करने का है। लेकिन जब हम विकसित देशों को देखते हैं तो हमको रिवर्स माइग्रेशन का ट्रेंड नजर आता है कि लोग बड़े शहरों से छोटे शहरों या ज्यादा बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ के कारण छोटे शहरों की तरफ मूव करना भी पसंद करते हैं। इस बात के साथ भी आप बात को रख सकते हैं। अच्छा, तो आर्थिक संभावनाओं में एग्जांपल लिख दीजिए। जैसे नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं बताया मैंने। नहीं, ये तो मैंने अभी लास्ट में कंक्लूजन मतलब आपको बता रहा हूं। ये तो चर्चा हो रहा था तो मैं कह रहा था कि उन्होंने वो कुछ बात रखी, तो मैंने उस संदर्भ में ये बात कहा कि अर्बन एरिया पे अगर ऐसा होता है तो एक समस्या बन सकता है। ये पूछा नहीं है, पूछा तो ये है कि छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहर अधिक प्रवासियों को क्यों आकर्षित करते हैं। ये बताइए, प्रॉब्लम पूछा है? जैसे मान लेते हैं, चलिए अब एक इसको, चलिए इसको देखते हैं। चलिए छोटे शहरों की, चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहर अधिक प्रवासियों को आकर्षित कर सकते हैं। चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या क्या लिखना चाहेंगे, पहले कर लेते हैं। नहीं, इसको अब इसको हटा दीजिए, क्या लिखना पसंद करेंगे आप बताइए। नहीं, क्या क्या आयाम, पॉइंट नहीं पूछ रहे हैं, किस आयाम पे चर्चा करना चाहेंगे? लाइफ स्टाइल वाला, चलिए। ये आर्थिक संभावनाएं क्या है?
चलिए लाइफस्टाइल, और पहले बता लीजिए पॉइंट। और नहीं नहीं, मतलब कर लीजिए ना डिस्कशन इस पे, क्योंकि अब जब हम कह रहे हैं कि कर लीजिए तो आप ही कह रहे हैं कि क्या क्या होना चाहिए। चलिए लाइफस्टाइल और जॉब अपॉर्चुनिटी। और बताइए क्या कर, मतलब सवाल को समझिए। हम कह रहे हैं कि नगरीकरण का जो टॉपिक है ना, उसमें बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। मैं बता रहा था कि ये जो टॉपिक है ना, ये कहां तक जाता, अगर ये जाता तो अगर हम इसको आगे खींचते जाएंगे और इसका आलोचनात्मक परीक्षण करना होता, आगे लिखा होता आलोचनात्मक परीक्षण करें, तो हम बताते कि इसकी क्या क्या स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। लेकिन ये पूछा नहीं है, और पूछा नहीं है तो अगर आप लिखेंगे ना तो वो उसका दायरा नहीं है। यहां पर देखिए छोटे शहरों की तुलना में, तो हमको बार बार तुलना करना है, बड़े शहर छोटे शहरों की तुलना में तेज गति से क्यों ग्रो कर रहे हैं। तो हमारे पॉइंट का मेन फोकस क्या होना चाहिए, बड़े शहर छोटे शहरों की तुलना में आर्थिक संभावनाओं में बड़े शहर छोटे शहर की तुलना में क्यों तेज गति से ग्रो कर रहे हैं। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहर क्या अपॉर्चुनिटी ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं, तो ये तुलना करके हमको ये बताना है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ लाइफस्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ मैंने ऑटोनॉमी और फ्रीडम की बात की। ऑटोनॉमी और फ्रीडम के पॉइंट ऑफ व्यू से लीजर एक्टिविटीज हैं। तो लोग क्या चाहते हैं कि काम करने के बाद आसपास के क्षेत्र विशेष में कुछ मूवी हॉल हो, कुछ बच्चों के लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हो, तो वो स्थितियां भी क्या करती हैं, मैग्नेट का कार्य करती हैं। तो ये स्थितियां छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहरों में अपेक्षाकृत ज्यादा बेहतर स्थिति में है। तरीके से मतलब जाति भेदभाव जैसी समस्याएं वहां पर नहीं है सर, मतलब अच्छा विचार है। तो यहाँ चलिए, मतलब यहाँ पर कास्ट वाला पॉइंट है, तो ये फ्रीडम वाले पॉइंट में इसीलिए डाल दिए थे। अच्छा सर, वो फ्रीडम के ही अंदर है। इसके तहत नहीं आ जाएगा ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम। लोग बड़े शहरों में क्या है, इस बंधन से ज्यादा मुक्त हैं, तो आप चाहें तो ये भी बात लिख सकते हैं छोटे शहरों की तुलना में बिल्कुल कि कास्ट बेस्ड हायरार्की कम काम करती है, एलूफनेस ज्यादा होता है। सामाजिक पूर्वाग्रहों की भी एकदम। ये हम इसीलिए कह रहे हैं, और कोई आयाम है तो बताइए। ये फ्रीडम वाले पॉइंट में आप सोचिए, हम तो सोच लिए हैं, आप सोचिए, और इसमें जो जो सब पॉइंट्स हो सकता है डालिए। बस इसमें क्या करना है, कुछ एग्जांपल्स ऐड कर देना है। इसमें जस्टिफाई कैसे करना है, एग्जांपल्स ऐड करना है। जैसे मान लेते हैं हम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, तो मुंबई का ग्रोथ क्यों हुआ, अहमदनगर का क्यों नहीं हुआ, या पुणे का ग्रोथ क्यों हुआ, बाकी महाराष्ट्र के अन्य शहरों का ग्रोथ रेट अपेक्षाकृत कम क्यों रह गया, है ना। अगर कर्नाटका में बेंगलोर ग्रो किया तो उसका रीजन क्या है, वन ऑफ द रीजंस क्या किया, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किया, और साथ ही साथ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ने उसके ग्रोथ रेट को पुश किया बाकी अन्य शहरों की तुलना में। ये सब मतलब एग्जामिनर यही पूछ रहा है, छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहर क्यों ग्रो किए। बस कंक्लूजन में आपको लिखना क्या है कि डेफिनेटली बड़े शहर तेज गति से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन भारत में अगर क्षेत्रीय असमानता को दूर करना है तो हमको प्रभावी रूप से छोटे शहरों के विकास में भी बल देना चाहिए। क्लियर है। आप चाहें तो इसके लिए लिख सकते हैं, सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटीज मिशन और अमृत मिशन के माध्यम से प्रभावी रूप से छोटे शहरों के भी सर्वांगीण विकास पे सरकार के द्वारा फोकस किया जा रहा है। हाँ, हाँ मतलब अब वही है कहने का मतलब है। ठीक है, बढ़े आगे। मतलब कुल मिला के इस तरीके से अप्रोच करिए। कुछ और है तो बताइए, ये हम मिटा देते हैं, कुछ और है तो सोच के बताइए। क्लियर। तो तीन चार ही आयाम है जिसके ऊपर थोड़ा सा अलग अलग एग्जांपल्स लेकर के, जैसे मैंने आपको बहुत सारे की आइडियाज दिए, उस की आइडियाज में जितने पॉइंट भर सकते हैं 150 शब्दों में लिखा जा सकता है, लेकिन यही तो मैक्सिमम आएगा जिसके दायरे में रख करके आप छोटे और बड़े शहरों के ग्रोथ रेट में जो डिफरेंस है उसके बारे में बता सकते हैं। नहीं, नेगेटिव पॉइंट नहीं लिखेंगे। यहां तो पूछ रहा है कि क्यों ग्रो कर रहा है, ग्रोथ का करने का कारण क्या है, तो अपॉर्चुनिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बताना है। लिख सकते हैं साइकोलॉजिकली, वो भी एक पॉइंट लिखा जा सकता है। हाँ सर, कर वो सकते अलग हैं, पॉइंट हो जाएगा फिर तो कह freedom सकते से। हैं। बढ़िया आगे, थोड़ा सा समय कम है ना, नहीं तो और चर्चा करते इस पे।
चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। इसकी भी चर्चा किए थे क्लास में, बादल फटने की परिघटना क्या है, व्याख्या कीजिए। क्या करें इस पे चर्चा, मतलब कई बार तो चर्चा किए हैं इस पे। सवाल बहुआयामी है, सिंगल डायमेंशन? सिंगल डायमेंशन। बादल फटने की परिघटना क्या है बताना है, व्याख्या कीजिए, समझाना है, मतलब कुल मिलाकर के एग्जामिनर कर रहा है कि समझाओ मुझे, व्याख्या करो, यही। हाँ तो 150 50 शब्द नहीं, 150 शब्द है। अभी बहुत कुछ है लिखने के लिए, देखते हैं इसको। मतलब बादल फटने की परिघटना क्या है, क्या लिखना चाहते हैं, दायरा फिक्स करिए। क्या केवल बादल फटने की घटना समझाना है या उसका प्रभाव भी बताना है? पहले चलिए यहां लिख लेते हैं पहले क्या क्या बताएंगे। चलिए ठीक है, डिफाइन कर देंगे। ठीक है, डिफाइन कर दिया, रीजन बता दिया, फिर इसके इफेक्ट बताएंगे, इफेक्ट भी बताएंगे। नहीं ठीक है, और समाधान भी देंगे। नहीं, हम पूछ रहे कि क्या क्या लिखना चाहते हैं, सोच लीजिए पहले। आप लोग खुद सोच करके बताइए, आप उस एग्जामिनेशन हॉल में होंगे तो क्या करते, ये सब लिखते, क्या लिखते, सोचिए आप। देखिए एक चीज है, मालूम है क्या है, एक होता है आना, जो कि आता है, क्योंकि मन तो करेगा ना ये सब लिखने का, क्योंकि आता है। लेकिन पूछा क्या है ये भी तो इंपॉर्टेंट है, ये भी तो सोचिए। नहीं, आना एक अलग चीज है, और जो चीज जानना चाहता है उस पर फोकस करना एक दूसरी बात है ना। हमसे जानना क्या चाहता है, उसके इर्द गिर्द रहना पड़ेगा ना। नहीं, गलत बोल रहा है? तो किसके इर्द गिर्द रहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बादल फटने की परिघटना क्या है, और आगे क्या लिख रहा है, व्याख्या कीजिए। तो प्रभाव बताएंगे, पूछा है, मतलब हम कह रहे हैं कि आता है, हम प्रभाव बता सकते हैं, लेकिन क्या पूछा है? तो एग्जामिनर इंटरेस्टेड किस में है, परिघटना को समझने में इंटरेस्टेड है। तो समझा देते हैं कि क्या है, और बाकी आप समझिए आगे का, है कि नहीं? मतलब बाकी तो पूछा ही नहीं है ना, सवाल का वो दायरा ही नहीं है। अगर होता तो बताते ना कि ऐसा ऐसा है। आप समझ रहे हैं, चर्चा तो हमने क्लास में सब कुछ किया है। क्लाउड बर्स्ट का फेनोमेना क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, परिभाषा भी उसकी गढ़ी गई है ना, उसका प्रभाव की भी चर्चा किए गए हैं। लेकिन जानना नहीं चाहता है ना वो, मतलब जो जानना चाहता है उसके इर्द गिर्द रहिए, ये ज्यादा जरूरी पक्ष है। हमको क्या आता है एक बार को हटा दिया करिए, 1 मिनट के लिए हटा दीजिए सवाल पूछते समय, मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है उसको हटा दीजिए। आप बस ये फोकस करिए कि जानना क्या चाहता है, और फिर जब जानना चाहता है उसके बारे में सोचिए कि अब मुझे क्या आता है जो ये सवाल जानना चाहता है। फिर अपने तर्कों को उसके अनुरूप ढालिए, उसके अनुरूप अपने ऑर्गेनाइज मतलब आइडियाज को ऑर्गेनाइज करिए। तो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है बादल फटने की परिघटना क्या है, समझा दीजिए, व्याख्या कर दीजिए। तो इसके बारे में जानना चाहता है। हमने क्या कहा था, है ना, आईएमडी जो परिभाषित करता है बादल फटने की घटना को, वो कहता है कि 2 से 3 घंटों में 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में अगर 10 सेंटीमीटर से के आसपास की वर्षा हो जाती है तो उस स्थिति को हम बादल फटने की घटना के नाम से जानते हैं या परिभाषित करते हैं। क्लियर है? तो बादल फटने की घटना क्या है, कम समय में अपेक्षाकृत ज्यादा वर्षा का होना, अगर हम इसको बिना किसी आंकड़ों के डिफाइन करने की कोशिश करें। लेकिन हर वर्षा बादल फटने की घटना नहीं हो सकती। बादल फटने के लिए कुछ आईएमडी ने कुछ मतलब आप सकते हैं कि कुछ डेटा को उसके साथ जोड़ दिया है। जोड़ा क्या है, 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर मतलब 5 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा। 5 इंटू 5 25 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हो गया। तो इतने बड़े इलाके में 1 घंटे में अगर 10 सेंटीमीटर से ज्यादा की वर्षा हो जाती है तो उस स्थिति को हम बादल फटने की घटना के नाम से जानते हैं। परिभाषित कर दिया। अब पूछ रहा है कि व्याख्या करिए या समझाइए कि बादल फटने की घटना कब होती या उसकी प्रक्रिया क्या है। तो यहां पर बताएंगे अब एग्जामिनर को, यहां पर इसका मतलब है कि बादल फटने का एक परिभाषा हमने दे दिया इंट्रोडक्शन में, परिभाषा के साथ ही शुरुआत कर दी अपना आंसर, और परिभाषा देने के बाद फिर बता दें कि बादल फटने की जो प्रक्रिया है वो निम्न है। या एग्जामिनर को बताएं, थोड़ा सा और लिखना चाहें तो बादल फटने की घटना मुख्यतः कब होती है, जनरली कब होता है,
जब जब आर्द्रता की मात्रा कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा होगी ना, तो इसका मतलब है कि जून से सितंबर के महीने में, मतलब मॉनसून के सीजन में इसके होने की संभावना अपेक्षाकृत ज्यादा होगी। सहमत है? ये सब मतलब थोड़ा सा एग्जामिनर को थोड़ा सा ये सब बता दिया। बादल फटने की घटना मुख्यतः भारत में कब होती है? कब होती है? तो मॉनसून के सीजन में होती है। किस महीनों में? तो जनरली जून से सितंबर के महीने में हम ऐसा देखते हैं। लोकेशन कहाँ है? सब जगह देखते हैं। लोकेशन कहाँ देखते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में। और पर्वतीय क्षेत्रों में भी कहां पर? हिमालय में। मुख्यतः हिमालयन क्षेत्रों में देखते हैं। और हिमालय में सब जगह ईस्ट और वेस्ट, पूर्व पश्चिमी दोनों हिमालयों में ऐसी घटनाएं होनी क्या? शुरू करें? बादल फटा। चलिए, तो थोड़ा सा ये बता दिया हम लोगों ने, परिभाषा गढ़ दी, और उसके बाद एग्जामिनर को फिर बताना शुरू किया कि सर ऐसा होने के लिए, ऐसा होने के लिए इसकी व्याख्या करना है तो कुछ आवश्यक दशाओं का होना जरूरी है। और आवश्यक दशाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बताएं हम कि क्या क्या आवश्यक दशाएं व्याख्या कर रहे हैं ना। आवश्यक दशाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला बताएं, मॉनसून का मजबूत होना जरूरी है। सबसे पहले तो मॉनसून स्ट्रांग होना चाहिए, और मॉनसून मजबूत होगा मतलब जिस साल अपेक्षाकृत मॉनसून मजबूत होगा उस साल बादल फटने की घटनाएं अपेक्षाकृत ज्यादा हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि जनरली हम क्या देखते हैं, बादल फटने की घटनाएं जून से सितंबर के महीने में होती हैं। अब मॉनसून की मजबूती के साथ साथ इसकी व्याख्या करते हुए एग्जामिनर को थोड़ा सा बताए कि जून से सितंबर के महीने में भारत में अपेक्षाकृत मॉनसून मजबूत होता है, तो वैसी स्थिति में भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसा होने की संभावना ज्यादा प्रबल होती है, ज्यादा स्ट्रांग होता है। और जनरली हम हिमालयन क्षेत्रों में ऐसा होता हुआ देखते हैं। क्यों होता हुआ देखते हैं? तो ऐसा इसलिए क्योंकि वर्षा होने के बहुत सारे कारण हैं। वर्षा होने के 3 प्रमुख कारण हैं। उसमें से एक वर्षा को हम कहते हैं पर्वतीय वर्षा, दूसरे को कहते हैं संवहनीय वर्षा, और तीसरे को कहते हैं वाताग्रीय वर्षा। तो आप बताइए कि जो बादल फटने की घटना है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जुड़ा हुआ है, पर्वतीय वर्षा प्लस संवहनीय वर्षा। ये दोनों स्थितियां किसी क्षेत्र विशेष में अपेक्षाकृत कम समय में भारी वर्षा का जिम्मेदार कारक बनती है। अभी करते हैं वो, कहने का मतलब है कि पर्वतीय और संवहनीय स्थिति ऐसा कुछ करता है। और फिर एग्जामिनर को बताइए कि ऐसे में वर्षा की स्थिति कैसी? पर्वतीय और संवहनीय वर्षा। तो संवहनीय के साथ साथ पर्वतीय वर्षा होने के लिए क्या पर्वत एक प्रभावी बाधा के रूप में होना चाहिए? संवहनीय वर्षा के साथ पर्वतीय वर्षा होने के लिए क्या पर्वत एक प्रभावी वर्षा के बाधक के रूप में होना चाहिए, जो मॉनसून पवनों को जाने ना दे? तो ऐसी स्थिति में फिर यहां से अब बताइए हिमालय का भू आकृति या हिमालय का की फिजियोग्राफी के बारे में बताइए। देखिए, ऐसा कुछ पूछा तो नहीं है, विश्व का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। उदाहरण के लिए रॉकीज, उदाहरण के लिए एंडीज, यहां पर भी ऐसी स्थितियां बनती हैं। दुनिया के जो भी ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं उसमें हमको बादल फटने की घटनाएं जनरली देखने को मिलती है। तो यहां पर हिमालयस, यहां पर हम आईएमडी का डेफिनेशन दे देंगे कि आईएमडी ने कैसे परिभाषित बादल फटने की घटना को किया है। तो अब ये जैसे हमने मॉनसून को मजबूत होना बताया, वर्षा के बारे में थोड़ा सा एग्जामिनर को बताया, और फिर वर्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 2 बातें एग्जामिनर के सामने रखी कि जहां ये 2 स्थितियां होंगी, दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा, वहां पर हो सकता है कि अपेक्षाकृत बादल फटने की घटना हो पाए। ऐसी स्थिति में अब हम बताएंगे कि हिमालय में ये घटनाएं ज्यादा होती हैं, तो हिमालय की फिजियोग्राफी कैसी है, या हिमालय की फिजियोग्राफी के बारे में थोड़ा सा एग्जामिनर को बता दिया। क्या बताएंगे? अब यहां पर थोड़ा सा डायग्राम बना दीजिए आप, और डायग्राम बना के बताइए कि हिमालय में 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। कौन कौन सी? शिवालिक, मध्य हिमालय और उच्च हिमालय। ये जो शिवालिक है इसकी ऊंचाई 900 से 1500 मीटर है। ये जो मध्य हिमालय है इसकी औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है, और ये जो है इसकी ऊंचाई 6000 औसत हाइट है उच्च हिमालय का। ठीक है यहां तक? क्या
शिवालिक प्रभावी बाधा के रूप में कार्य कर रहा है? नहीं कर रहा। तो क्या बादल यहां से निकल करके मध्य हिमालय वाले क्षेत्रों में जाएंगे? और जनरली जो बादल होते हैं उसकी ऊंचाई क्या होता है? 0 से 2 किलोमीटर के बीच में पाए जाते हैं। तो ये जो हिस्सा है अपेक्षाकृत मेघों के संघनन और निर्माण के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब यहां से जो बादल निकलेंगे इस जगह से, शिवालिक से, यहां से जो बादल होंगे यहां आ जाएंगे, और इधर से जो बादल लगातार, मतलब यहां पर ये भारत है, इसको इमेजिन करें ये भारत है, तो यहां से मानसूनी हवाएं अपने साथ संघनन या बादल को लेकर के चले आ रहे हैं। शिवालिक प्रभावी रूप से उसको रोक नहीं पाएगा, नहीं रोक पाएगा, तो ये बादल आगे बढ़ेंगे और यहां एकत्रित हो जाएंगे। फिर क्या पीछे से लगातार बादल आ रहे होंगे, ये ऐड होंगे, तो क्या लगातार नीचे से बादल इस क्षेत्र विशेष में नीचे से ग्रो कर रहे होंगे लगातार इसमें? तो क्या यहाँ पर कैसे मेघों का निर्माण होगा? लंबवत मेघों का निर्माण होगा, जिसको वर्टिकल क्लाउड्स कहेंगे, और इसको क्या कहा जाता है? कपासी वर्षा मेघ। सहमत है? तो ऐसी स्थिति में मध्य हिमालय क्षेत्रों में हम क्या देखेंगे? अपेक्षाकृत बादल फटने की घटनाएं ज्यादा होंगी। उदाहरण के लिए मध्य हिमालय में जो भी हिल स्टेशन नजर आएंगे बोल दीजिएगा, जैसे कि मनाली है, जैसे कि कुल्लू है, जैसे कि शिमला है ना, जैसे कि मसूरी है, जैसे कि नैनीताल है। इन क्षेत्रों में हम क्या देखते हैं? अपेक्षाकृत बादल फटने की घटनाओं को ज्यादा देखते हैं। अब इसमें कुछ और बातें ऐड कर सकते हैं हम चाहे तो, अगर आपकी समझ इसकी है तो हम इसमें थोड़ा कुछ और बातों को भी बात कर सकते हैं। ये बताइए, जेट धाराओं का कॉन्सेप्ट याद है सबको? जेट धाराएं गर्मी के दिनों में, मानसून के सीजन में हिमालय के उत्तर में होती है, हिमालय के दक्षिण में होती है? हिमालय के दक्षिण में, ग्रीष्म ऋतु में, सितंबर से जून से सितंबर के महीने में तिब्बत पे होती है, हिमालय के उस तरफ होती है। तो हम पॉइंट क्या कहना चाहते हैं, मतलब जो समझाना चाहते हैं, जो ऊपरी वायु का परिसंचरण है, ऊपरी वायु का जो परिसंचरण है वो हिमालय में तीव्र है, बहुत शांत है। नहीं, जेट धाराएं तो हैं, लेकिन क्या वो हिमालय में है, हिमालय के उस पार है? तो हिमालय की तरफ अपेक्षाकृत जो पवनों का या उच्च वेग से चलने वाली पवनों का प्रभाव है वो न्यून है कि नहीं, जून से सितंबर के महीने में? तो पॉइंट ये कहना चाहते हैं, जो बादल बना वो इस स्थान से हट नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जेट धाराएं हिमालय के उस पार अवस्थित है। ऐसी स्थिति में ऊपरी वायुमंडलीय कंडीशन क्या है? अपेक्षाकृत शांत है, और शांत है तो ये वर्टिकल ग्रोथ को, नहीं तो क्या होगा, अगर पवन तेज चलता तो इस बादल को यहां से हटा देते तो यहां पर वर्टिकल ग्रोथ नहीं हो पाता। लेकिन जेट धाराएं कहां स्थापित है? हिमालय के उस पार अवस्थित है। ये भी चाहे तो पॉइंट लिख सकते हैं ना। तो अगर चाहे तो इसी के साथ, हिमालय के साथ साथ ऊपरी वायुमंडलीय दशाओं के बारे में चर्चा कर सकते हैं। और ऊपरी वायुमंडलीय दशाओं में किसकी भूमिका? जेट स्ट्रीम, जो कि हिमालय के उत्तर में अवस्थित होने के कारण हिमालय के क्षेत्र में अपेक्षाकृत ऊपरी वायुमंडलीय दशाएं शांत होती हैं। और शांत होती हैं तो ये बादलों को, जहां ये बनते हैं, उस स्थान से ज्यादा आगे नहीं ले जा पाती। ये स्थिति वर्टिकल ग्रोथ ऑफ क्लाउड को जन्म देता है। और ऐसी स्थिति में अगर वर्षा शुरू हुई तो कम क्षेत्रफल पे इतना सारा पानी गिरना शुरू हो जाएगा कि नहीं? ये स्थिति बादल फटने की घटनाओं को जन्म देती। ये समझाना था। वो चूंकि एक पैरेलल सिस्टम है, एक ही है, तो ऐसी स्थिति में वो प्रभावी कारक का रोल नहीं प्ले कर पाता है। पश्चिमी घाट में भी जो नीचे का हिल है, जिसको हम नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स या कार्डामोम हिल्स कहते हैं, जहां पर इसकी ऊंचाई लगभग 2600 मीटर के आसपास है, इस क्षेत्र विशेष में हमको अपेक्षाकृत बादल फटने की घटनाएं देखने को मिलती हैं। इसीलिए भारत का 60% लैंडस्लाइड केवल एक राज्य में आता है, उसका नाम है केरला। 60% लैंडस्लाइड एक ही क्षेत्र विशेष में होते हैं। मतलब बादल फटने की घटना तो इसी संदर्भ में हमको चर्चा करनी है। आप एग्जाम्पल लिखना चाहें, ऐसा लिखा नहीं है, एग्जाम्पल लिखना चाहें तो ये स्थितियां, ये बादल फटने की घटना न केवल हम हिमालयन क्षेत्रों में देखते हैं, बल्कि साथ साथ रॉकीज और एंडीज के भी 0 से 30 डिग्री के अक्षांशीय क्षेत्रों, वो वर्षा होना एक अलग चीज है, बादल फटना एक दूसरी चीज है। उसको टोर्नेडो कहा जाता है, उसको टोर्नेडो कहा जाता है मिसिसिपी में। उसको बादल फटने की घटना नहीं कहा जाता है, जिसको ट्विस्टर के रूप में पूछा है, जिसको ट्विस्टर कहा है। क्लियर है? तो उस क्रिया को उस क्षेत्र विशेष में बादल फटने की घटना न कह के ट्विस्टर कहा जाता है, या टोर्नेडोज के नाम से जाना जाता है।
क्लियर है? बढ़े आगे। तो क्या कह रहे थे कि लिखने के लिए कुछ नहीं खास नहीं है, लिखने के लिए कुछ खास नहीं है, बहुत कुछ है ना लिखने के लिए। ठीक है, फिर नीचे लिख दीजिए। नीचे कुछ लिखा जा सकता है इसके बारे में? क्या ये आपदा है, त्रासदी है? क्या इसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं बादल फटने का समय रहते कि यहां बादल फटने वाला है? अगर ऐसा करते तो आपदा को रोक नहीं देते। लोकलाइज्ड फेनोमेना है, लोकलाइज्ड फेनोमेना है तो किसी क्षेत्र में मतलब, अच्छा ये भी बता देते हैं कि प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि नहीं। 2 घंटे का 2 घंटे पहले प्रेडिक्ट करने से क्या हो जाएगा, लोगों को खाली करा लेंगे क्या? मान लेते हैं कि आप एक तटीय क्षेत्र में डीएम है, एक डीएम है और चक्रवात आने वाला है, और आईएमडी ने फोन करके कहा कि देखो 1 घंटे में चक्रवात आएगा, आनंद लो। क्या करेंगे? पूरे मध्य हिमालय का क्षेत्र है, उसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। मध्य हिमालय के क्षेत्र का लंबाई कितना है? 2400 किलोमीटर। वही पॉइंट कह रहे हैं, देखिए वही पॉइंट आपको बता रहे हैं कि जैसे चक्रवात है, उसका फोरकास्टिंग कम से कम 72 घंटे पहले किया जाता है। एक्शनेबल होना चाहिए, कोई भी सूचना एक्शनेबल होना चाहिए। 2 घंटे पहले की सूचना क्या सूचना होगी, है ना? आप लोगों को बता भी नहीं पाएंगे ठीक से, निकालने की बात तो दूर हो गई। तो सूचना या पूर्व सूचना प्रणाली वो होती है जो एक्शनेबल हो, समय रहते लोगों के काम आए। जैसे आईएमडी 2 घंटे पहले बताया, तो उसको उसको बताया गया है कि एटलीस्ट 3 दिन पहले, 72 घंटे पहले आप बताएंगे कि वो लो प्रेशर एक बड़े चक्रवात में तब्दील हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कहां पर लैंडफॉल होने वाला है, आप ये प्रेडिक्ट करेंगे, ये बताएंगे। 5 मिनट पहले बताए, 2 मिनट पहले बताए और कहे कि मैंने तो बता दिया था, अब आप समझिए, लोगों को खाली कराइए, वो एक्शनेबल नहीं है। ये जो बादल फटने की घटना है ना, ये जो वर्टिकल ग्रोथ ऑफ क्लाउड है, ये अचानक से किसी स्थान पे कुछ घंटों में विकसित हो सकता है, और कुछ घंटों में विकसित हो सकता है, तो इसका फोरकास्टिंग कर पाना एग्जैक्टली अभी तक संभव नहीं है। संभव हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे कि संभव नहीं हो सकता है। कैसे संभव हो सकता है? तो संभव इस तरीके से हो सकता है कि कुल मिलाकर के आर्द्रता ही तो वायुमंडल में गई ना। तो अगर अगर सपोज करें कि एक पार्टिकुलर जगह से, शिवालिक के किसी एक पार्टिकुलर जगह से मध्य हिमालय की तरफ आर्द्रता गई और उसकी पवनों की गति 20, 30, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी, तो अगर हमारे पास हर 2, 4 किलोमीटर पे वेदर स्टेशन हों और हर ऊंचाई पे, थोड़ी थोड़ी ऊंचाई पे हमारे पास फोरकास्टिंग के लिए आंकड़े हों, तो हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि किस जगह पे अपेक्षाकृत ऐसा होने की संभावना होगी। लेकिन भारत में ऐसे वेदर स्टेशन की कमी है। 100 किलोमीटर इधर, 200 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर कहीं और पर वेदर स्टेशन अवस्थित है। तो लोकलाइज लेवल पे, छोटे से लेवल पे, 5-7 किलोमीटर के एरिया पे ज्यादा से ज्यादा एक वेदर स्टेशन होगा, हम प्रभावी रूप से उसका आकलन नहीं कर पाते। तो ये सब लिखना नहीं है, चूंकि आपने पूछा तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये स्थितियां हैं। इसलिए हर सोचें कि हर आपदा का मैं आकलन कर लूंगा, समय रहते बता दूंगा, तो ऐसा संभव नहीं है। उसमें से एक है बादल फटने की घटना, जिसका प्रभावी रूप से असेसमेंट और फोरकास्टिंग नहीं कर पाते। कर पाते तो लोगों की जान नहीं बचा लेते, समय रहते नहीं बता देते कि ऐसा होने वाला है। जब हो रहा होता है तो बताते हैं कि ऐसा होने की प्रबल संभावना थी, या 1 घंटे 1.5 घंटे पहले पता चलता है कि इस क्षेत्र विशेष में एक भारी वर्षा होने की प्रबलता अपेक्षाकृत ज्यादा है। 2 दिन 3 दिन पहले इसको प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में ये एक सुपर सेल के रूप में विकसित हो जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ इसका विकास हो जाता है। इसलिए इसलिए अपेक्षाकृत त्रासदी बड़ी होती है, आपदा बड़ी होती है, क्योंकि आकस्मिक होता है ना, जिसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जिसका हम कर सकते हैं, उसका तो मैनेजमेंट प्रभावी रूप से कर सकते हैं। तो ये एग्जामिनर को ये लास्ट में लिखना है कि बादल फटने की घटना आपदा प्रबंधन के पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टिकोण से अत्यंत चुनौतीपूर्ण और दुष्कर कार्य है। ऐसी स्थिति में लगातार हमको अपने आपदा प्रबंधन या फोरकास्टिंग के मॉडलों में और प्रभावी, मतलब समय के साथ साथ इसको और प्रभावी बनाने की जरूरत है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं, है ना, वैश्विक तापमान के बढ़ने के कारण आने वाले समय में और ज्यादा उग्र और ज्यादा उसकी संख्याओं में इजाफा हो सकता है। इसके साथ अपनी बात को कर दें, ताकि एग्जामिनर इस बात को समझ जाए कि आपको मालूम है कि इसका फोरकास्टिंग कर पाना अपेक्षाकृत एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। हर चीज का हम प्रबंधन नहीं कर सकते, उसमें से एक है बादल फटने की घटना, लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड डेटा के कारण। जी जी हाँ, किया जा सकता है, किया जा सकता है।
बढ़िया आगे, मतलब जो बॉटम लाइन है वो आपके सामने रख दी किसका, मॉनसून, हाँ। हम्म हम्म लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, वो मॉनसून का डायनामिक मॉनसून मॉडल है। हमने मॉनसून का असेसमेंट करने का तरीका बदला है, लेकिन हमको नंबर ऑफ डॉपलर रडार, माइक्रो लेवल के लिए तो वही बताया ना, तो उसके लिए खूब सारे रडार्स लगाने पड़ेंगे। उस रडार का नाम है डॉपलर रडार। तो मन करे तो लिख दीजिएगा, हमको नंबर ऑफ डॉपलर रडार्स की ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे चीज़ों की फोरकास्टिंग करने के लिए। अभी नहीं है, अगर होता तो इसका फोरकास्टिंग करना आसान होगा। गूगल करिएगा, पढ़िएगा इसके बारे में। मेरे ख्याल से आपदा प्रबंधन वाला टॉपिक पढ़िएगा, उसमें देखिएगा कि आपदा प्रबंधन में बादल फटने का प्रिडिक्शन किया जा सकता है कि नहीं किया, तो आपको उसकी सीमा नजर आएगी, क्योंकि एक लोकलाइज्ड वेदर फेनोमेना है। ट्विस्टर है, अमेरिका नहीं बता पाता है, अमेरिका नहीं बता पाता है कि टोर्नेडो आने वाला है ना, लोकलाइज्ड फेनोमेना है, बहुत छोटे स्केल पे होने वाला फेनोमेना है। बढ़े आगे। 20 मिनट नहीं, 30 मिनट समझ लिए, 5, 10, 5, 15 तक कर लेंगे। अब समय कम मिला है, क्या किया जाए अभी, है ना। जनसांख्यिकी शीत की अवधारणा क्या है, डेमोग्राफिक शीत या डेमोग्राफिक विंटर, यही है ना सवाल। डेमोग्राफिक विंटर की अवधारणा क्या है, यह दुनिया ऐसी स्थिति की ओर अग्रसर है, विस्तार से बताइए। जनसांख्यिक शीत की अवधारणा क्या है, ये जानना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट समझा देंगे। क्या यह दुनिया जिसमें जी रहे हैं, देख रहे हैं, क्या यह दुनिया ऐसी स्थिति की ओर अग्रसर है, क्या लगता है ना, विस्तार से बताइए। तो पहले तो मालूम होना चाहिए कि डेमोग्राफिक विंटर क्या है, तब बताएंगे कि क्या यह दुनिया ऐसी ओर अग्रसर है या नहीं है। और कह रहे हैं विस्तार से बताइए, समझाइए। क्लियर है। तो जनरली ये टॉपिक सोशल इश्यूज में डिस्कशन होता है, लेकिन ज्योग्राफी में भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जनसांख्यिकी शीत या डेमोग्राफिक विंटर की अवधारणा क्या है, तो देखिए पॉपुलेशन स्टडीज का एक टॉपिक है। उस पॉपुलेशन स्टडीज में दुनिया के देशों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। दुनिया के वो देश जहां पर जनसंख्या के बढ़ने की दर, या आप कह सकते हैं फर्टिलिटी रेट ज्यादा है ना, प्रजनन की दर अपेक्षाकृत ज्यादा है, तो साल दर साल जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। तो जनरली माना जाता है TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट का एक कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्या है TFR का, TFR को क्या कहा जाता है, टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब है कि एक महिला है और वो, उसका रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप माना जाता है 15 to 45। क्लियर है। इसमें औसतन, है ना, कितने चाइल्ड का बर्थ हो सकता है, उसको हम कहते हैं TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। तो माना जाता है कि रिप्लेसमेंट रेट 2.1 होता है। रिप्लेसमेंट मतलब हम दो हमारे दो, जो सरकार का कभी नारा हुआ करता था। तो हम दो का मतलब है कि अगर हम दो हैं तो 50-60 ईयर्स के बाद वो गुजर जाएंगे, 70 ईयर्स के बाद, तो उसकी जगह 2 बच्चे होंगे, तो 2 का रिप्लेसमेंट 2। इसको क्या गया, TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट का एक कॉन्सेप्ट, जिसको कहा गया रिप्लेसमेंट रेट। और 1 इसलिए जोड़ा गया कि कुछ थोड़े बहुत डेथ हो जाए तो जनसंख्या स्टेबल बनी रहे, तो 2 की जगह 2.1 का कॉन्सेप्ट ऐड हो गया। नहीं तो अगर कहा जाए कि पॉपुलेशन स्थिर कब रहेगा, जब हम दो हमारे दो वाला जो सरकार का नारा था, ये गवर्नमेंट ने ऐसा पॉपुलेशन को लेकर के 2000 के आसपास ऐसा नारा दिया। क्लियर है। लेकिन 1 क्यों, क्योंकि सर्टेन डेथ हो सकते हैं, तो डेथ हो सकते हैं, तो 2.1 को रिप्लेसमेंट रेट। तो किसी भी देश का अगर फर्टिलिटी रेट 2.1 है तो इसका मतलब उसकी जनसंख्या स्थिर है। तो पहला सिचुएशन ये। दूसरा, अगर 2.1 से कम है तो जनसंख्या बढ़ेगी या कम होगी, पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगा। और अगर 2.1 से ज्यादा है तो पॉपुलेशन बढ़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट किस पे लगेगा, सिचुएशन नंबर 1, 2 या 3, जनसंख्या कम हो रही। तो डेमोग्राफिक विंटर का मतलब क्या होगा, किसी भी देश की जनसंख्या समय के साथ साथ बढ़ने की जगह उसकी जनसंख्या समय के साथ साथ कम होने लगे। और साथ ही साथ अगर जनसंख्या कम होने लग जाएगा तो नंबर ऑफ यंग पॉपुलेशन की संख्या बढ़ेगी या कम हो जाएगी समय के साथ, और ओल्ड एज पर्सन की बढ़ जाए। इतना लिख दें पहले लाइन में। डेमोग्राफिक विंटर का मतलब यही समझाना पड़ेगा कि जनसांख्यिकी शीत की अवधारणा क्या है। तो किसी भी देश की जनसंख्या समय के साथ साथ बढ़ने की जगह कम होने लग जाए, उदाहरण के लिए रिप्लेसमेंट रेट 2.1 है, उससे कम होने की स्थिति में हम कहेंगे कि समय के साथ उसकी जनसंख्या कम होने लग जाए।
इस स्थिति में उस देश में नंबर ऑफ यंग एज पॉपुलेशन, युवा हाथों या युवा लोगों की संख्या कम होने लगती है और समय के साथ साथ वृद्ध जनों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। इस स्थिति को हम डेमोग्राफिक विंटर के नाम से जानते हैं। अब ये यूपीएससी ने सवाल क्यों पूछा, ये भी तो सोचना चाहिए हमको कि अचानक से पूछ लिया क्या। तो देखिए, फ्रांस ने पॉपुलेशन का अपना नया नीति बनाया और फ्रांस का भी पॉपुलेशन डिक्लाइन की तरफ था, इटली का भी था, यूरोपियन कंट्रीज सब बना रहे हैं कि कैसे भी मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, लोगों को ज्यादा छुट्टियां दे रहे हैं कि जाओ काम वाम मत करो, है ना, अपने फैमिली के बारे में सोचो, है ना, काम इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लगातार दुनिया भर के देशों में, खास करके यूरोपियन कंट्रीज में क्या है, पॉपुलेशन को बढ़ाने को लेकर के विभिन्न स्कीम्स चलाए जा रहे हैं। क्यों? ये सारे देश किस स्थिति से गुजर रहे हैं? डेमोग्राफिक विंटर, मतलब जनसंख्या कम हो रही। इसको ऐसे समझिए कि कोई भी एक देश है, अगर उसको लगातार आगे ग्रो करना है तो उसको युवा हाथों की जरूरत पड़ेगी। अगर युवाओं की संख्या कम हो जाए और वृद्ध जनों की संख्या ज्यादा हो जाए तो ऐसे में सोशल सिक्योरिटी के स्कीम्स जो सरकार चलाना चाहेगा, जैसे वृद्धा पेंशन योजना या पेंशन स्कीम्स या बुजुर्ग लोगों के लिए हेल्थ फैसिलिटीज, तो उसके लिए पैसे कहां से आएंगे? पैसे तो युवा ही देंगे। और अगर युवा की कुल संख्या कम हो जाए तो या तो वृद्ध जन सफर करेंगे, नहीं तो युवा सफर करेगा। युवा कैसे सफर करेगा? ज्यादा टैक्स दो, कम हो, वो ज्यादा हो गए हैं तो टैक्स रेट बढ़ जाएगा। तो यूरोपियन कंट्रीज में इंडिविजुअल टैक्सेशन रेट या इंडिविजुअल टैक्स रेट बहुत ज्यादा है, 40 to 50% ऑफ इनकम है। वन ऑफ द रीजंस क्या है? डेमोग्राफिक विंटर की स्थिति। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो यहां पूछ रहा है जब जनसंख्या की शीत की अवधारणा क्या है, तो ये तीनों बताइए एग्जामिनर को कि दुनिया भर में, विश्व में जो पॉपुलेशन होता है, किसी देश की जनसंख्या तीन स्थिति में होती है, या तो स्थिर होती है, या तो डिक्लाइनिंग होती है, या तो बढ़ रही होती है। दुनिया के वो देश जहां पर समय के साथ साथ जनसंख्या में कमी आ रही है, इस स्थिति को हम डेमोग्राफिक विंटर कहते हैं। इन देशों में कुल युवा हाथों की संख्या कम हो जाती है और वृद्ध जनों की संख्या अपेक्षाकृत बढ़ जाती है। इस स्थिति को हम डेमोग्राफिक विंटर के नाम से जानते हैं। क्या यह दुनिया ऐसी स्थिति की ओर अग्रसर है? विस्तार से बताइए, यह सवाल का हिस्सा है। तो अब इस स्थिति के बारे में एग्जामिनर को बताना है कि सर हाँ, मतलब क्या ऐसी स्थिति है, तो बताइए कि लग तो ऐसा ही रहा है ना, लेकिन इसके लिए क्या आंकड़ों की जरूरत पड़ेगी? अगर मान लेते हैं क्या यह दुनिया ऐसी स्थिति की ओर अग्रसर है या नहीं है, ये पूछा है यूपीएससी ने, तो गोल मटोल तो आंसर नहीं दे सकते कि नहीं सर है भी नहीं भी है, वैसा तो नहीं। पोजीशन लेना पड़ेगा, या तो है और नहीं तो नहीं है, बताना पड़ेगा ना। तो क्या इसके लिए जस्टिफाई करने के लिए आंकड़े होने चाहिए कि नहीं? आराम से सोचिए। तो हम, अगर मेरे पास कुछ सालों का आंकड़ा हो, मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि इसका आंकड़ा ये कहता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो विश्व में जो टीएफआर था, टोटल फर्टिलिटी रेट था, वो 4.8% मतलब प्रति फैमिली था। मतलब एक जो ये चाइल्ड बेरिंग एज था महिलाओं का 15 to 45, तो उसमें जो एवरेज बर्थ था पर एक वुमेन, वो था 4.8 चाइल्ड्स, यानी कि लगभग 5 बच्चे होते थे इस पार्टिकुलर एज ग्रुप में। कब? 1945 के आसपास। क्लियर है? ये गिर करके अभी लगभग 2.8 के आसपास पहुंच गया। तो क्या यह दुनिया ऐसी स्थिति की ओर अग्रसर है? जस्टिफाई होता है? क्लियर है? तो एग्जामिनर को आपको क्या बताना है? औसतन ऐसा हमको देखने को मिलता है कि विश्व में टीएफआर रिड्यूस हो रहा है, यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट में कमी आ रही है, और कमी आ रही है तो विश्व कहीं ना कहीं उस दिशा की ओर बढ़ रहा है। लेकिन विश्व के सभी देश इस दिशा की ओर नहीं बढ़ रहे। इसमें से कुछ देश ऐसे हैं जहां पर टीएफआर 2.1 से कम हो गया है। उदाहरण के लिए इटली, उदाहरण के लिए जापान, उदाहरण के लिए कोरिया, उदाहरण के लिए जर्मनी, उदाहरण के लिए रशिया। नाम दे दिया हमने, फिर जस्टिफाई कर दिया कि हाँ टीएफआर में कमी आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया के देश इस तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ देश ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, उस स्थिति में पहुंच चुके हैं। उदाहरण के लिए कुछ देशों का नाम दे दिया और जस्टिफिकेशन कर दिया कि हाँ ऐसी स्थिति की तरफ तो विश्व बढ़ रहा है। बताना पड़ेगा ना, तो ये सब पॉइंट्स के साथ अपनी बात को बता दिए। अब इसी में हमने जो ये पहला आइडिया दिया, उसमें हमने कुछ आंकड़े 1945 से लेकर के और 2021 के बीच तक का जो आंकड़ा उपलब्ध है हमने बता दिया। और फिर इसमें से कुछ देश जो ऑलरेडी जिनका टीएफआर 2.1 से कम हो चुका है वो हमने बता दिया, जैसे कि जापान है, जैसे कि रशिया है, कोरिया फैमिली पे तो सोच ही नहीं रहे हैं, बच्चे चाहिए ही नहीं इनको एकदम। कोरियंस को 0.7 दुनिया में सबसे कम, मतलब एकदम फ्री रहना चाहते हैं, कोई बच्चे नहीं। क्लियर है? तो जरा सोचिए कि इनका हाल क्या होगा आने वाले समय में। डिपेंडेंट पॉपुलेशन कितना बढ़ेगा? डिपेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन बढ़ेगा ना, एजिंग ऑफ पॉपुलेशन, वृद्ध जनों की कुल संख्या बढ़ेगी। और जब वृद्ध हो जाएंगे तो पेंशन कहां से आएगा, है ना?
यंग हाथ चाहिए ना जो टैक्स वैक्स पे करे। तो अपेक्षाकृत स्थिति ये है, तो ये पहला पोजीशन थोड़ा सा जस्टिफाई की कि हाँ दुनिया इसी तरफ बढ़ रही है और कुछ तो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, है ना, तो ये जस्टिफाई हमने कर दिया। दूसरा, इसी को और विस्तार से बताना है तो हम कहेंगे एजिंग ऑफ पॉपुलेशन। अब जरा सोचिए कि अगर जनसंख्यिकी शीत की तरफ बढ़ रहा है तो युवा हाथों की संख्या कम होगी और वृद्ध जनों की संख्या अपेक्षाकृत बढ़ेगी। तो यहां पर हम क्या ये कहेंगे कि क्या स्वास्थ्य सुविधाओं में, स्वास्थ्य सुविधाएं जो बेहतर हुई हैं, स्वास्थ्य सुविधा जो बेहतर हुई है, क्या उससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेहतर हुई है? और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेहतर हुई है तो जो व्यक्ति पहले, मतलब जो आजादी के समय भारत का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था 37 ईयर्स था, अभी 70 ईयर्स है। तो क्या इस स्थिति में हमने क्या कहा था, डेमोग्राफिक विंटर का मतलब समझाते हुए कि युवा हाथों की संख्या कम होगी और वृद्ध जनों की संख्या ज्यादा होगी। तो क्यों ज्यादा हो रही है? बेसिकली बिकॉज ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, जिससे जो डेथ रेट है या लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो बेहतर हो गई, जिससे किसी देश विशेष के आप कह सकते हैं ओल्ड एज पॉपुलेशन में तेज गति से वृद्धि हो रही, ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन में वृद्धि हो रही। ये भी एक प्रकार का डेमोग्राफिक विंटर है कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन अपेक्षाकृत तेज गति से बढ़ रहा है। एग्जाम्पल आप लिख दीजिए, जापान सबसे ज्यादा एवरेज एज है यहाँ पर अपेक्षाकृत, तो बताइए कि और पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग की तरफ है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, वृद्ध जनों की संख्या अपेक्षाकृत तेज गति से बढ़ रही है। एग्जाम्पल जर्मनी, जहां पर ओल्ड एज पर्सन की संख्या अपेक्षाकृत तेज गति से, ये हाल है जर्मनी का कि दुनिया भर के कहीं से भी देश से कह रहा है कि प्लीज आ जाओ, यहां रहो, 50 साल टैक्स पे करोगे ना, यहाँ काम करना है ना, काम वाम की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। स्किल्ड वर्कफोर्स को पूरी दुनिया भर से अट्रैक्ट कर रहा है, विभिन्न प्रकार से अट्रैक्शंस दे रहा है कि आपको इनकम टैक्स कम देंगे, मतलब इनकम टैक्स नहीं, जो आप घर खरीदेंगे उसमें जो आपका इंटरेस्ट रेट होगा उसको बहुत रिड्यूस कर देंगे, 1%, 2%, 3%, बस आ जाओ, है ना, बस काम करो, टैक्स पे करो, ताकि मैं अपने बुजुर्गों के लिए जो भी सोशल सिक्योरिटी के पेंशन स्कीम्स हैं वो सब चला सकूं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज को बेहतर कर सकूं। तो जर्मनी दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट सोशल सिक्योरिटी और सेफ्टी नेट वाले देशों में से है, दुनिया भर से पॉपुलेशन को अट्रैक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ओल्ड एज पॉपुलेशन की संख्या तेज गति से बढ़ रही और नंबर ऑफ चाइल्ड जो बियर हो रहे हैं, बर्थ हो रहे हैं, उनकी संख्या अत्यंत तेज गति से कम हो रही। तो एक ये भी तर्क एग्जामिनर को बताया। इसके बाद थोड़ा सा, मतलब यही मेन तर्क यही है कि ग्लोबल फर्टिलिटी डिक्लाइन और दूसरा स्वास्थ्य सुविधाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से डायमेंशन। लेकिन अगर चूंकि कह रहा है कि डेमोग्राफिक विंटर, तो तीसरा कह सकते हैं कि दुनिया के विकसित देश ऑलरेडी इस स्थिति में पहुंच चुके हैं, ऐसी स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स में जैसे मैंने बताया, नॉर्वे की कुछ कंट्रीज या नॉर्डिक कंट्रीज के बारे में बात कर सकते हैं, कोरिया की बात कर सकते हैं, कोरिया वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स है इसका, कोरिया वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स है इसका। जापान की बात कर सकते हैं, इटली की बात कर सकते हैं, जर्मनी की बात कर सकते हैं। ये सब देश ऐसे हैं जहां पर समय के साथ साथ, मतलब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, डेमोग्राफिक विंटर की स्थिति उत्पन्न हो रही। और फिर क्या कह दीजिए इसी में लास्ट में कि ऐसा नहीं है कि दुनिया के सभी देश डेमोग्राफिक विंटर की तरफ है ना, क्या? इसके साथ साथ कहिए कि विश्व में अभी भी बहुत सारे देश हैं जिनका TFR टोटल फर्टिलिटी रेट अपेक्षाकृत काफी ज्यादा है। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान 6.7%, अफ्रीका, है ना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान लगभग 3.8% पर वुमेन, है ना, फर्टिलिटी रेट है। तो दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो डेमोग्राफिक विंटर की स्थिति से नहीं भी गुजर रहे। तो आप एग्जामिनर को बताइए कि क्या ऐसा है, तो हाँ ऐसा है, कहाँ कहाँ है, तो उसका थोड़ा सा तर्क बताए कि क्या जस्टिफिकेशन है। लास्ट में बताए कि नहीं सर, दुनिया के सभी देश ऐसा नहीं है, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो डेमोग्राफिक विंटर की जगह तेज गति से पॉपुलेशन ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, उदाहरण के लिए अफगानिस्तान, उदाहरण के लिए पाकिस्तान। भारत में TFR लगभग 2.3 2.4 के आसपास आ गया। और जो तो हमने तो भारत का नाम ही नहीं लिया, वो हमसे बुलवा रहे थे भारत, हमने बोलने से मना कर दिया, हम यही कह रहे थे। हाँ क्या मतलब भारत के संदर्भ में डेमोग्राफिक विंटर, वही बता रहे थे कि भारत के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे ना डेमोग्राफिक विंटर का, तो कहाँ बात करेंगे वो बताना है आपको। अगर भारत के संदर्भ में बात करना चाहते हैं तो यहाँ पर है ना, वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स, तो वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स बता दिया, विश्व कहाँ जा रहा है। अगर आप भारत के बारे में भी लिखना चाहते हैं, सपोज एक दो एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं, तो भारत के दक्षिणी राज्यों का एग्जाम्पल देंगे।
दक्षिण राज्यों में केरला का, तमिलनाडु का, जिसपे हम एजुकेशनल इफेक्ट ज्यादा देख रहे हैं, एम्पावरमेंट महिलाओं का ज्यादा देख रहे हैं, और उस स्थिति में हम देख रहे हैं कि जो ओवरऑल फैमिली साइज है वो रिड्यूस हो गया है और TFR 1.6 to 1.9 के बीच में, यानी कि 2.1 से कम हो गया है। तो भारत के संदर्भ में अगर हम बात करना चाहें डेमोग्राफिक विंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमको दक्षिण राज्यों का एग्जांपल जैसे केरला है, तमिलनाडु, इसका एग्जांपल दिया जा सकता है अगर देना चाहें। लेकिन चूंकि सवाल वैश्विक दृष्टिकोण में पूछा गया है, तो आपका आंसर विविध होना चाहिए और देश के, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से एग्जांपल्स दें। और भारत का एग्जांपल अगर देंगे डेमोग्राफिक विंटर का, तो सदर्न स्टेट्स का दे सकते हैं। मैं वही बता रहा था, तीसरी दुनिया में जैसे उन्होंने भारत कहा, तो क्या भारत में सभी राज्य तीसरी दुनिया की स्थिति में है, या अपेक्षाकृत डेमोग्राफिक पैरामीटर्स पे वो पहली दुनिया के करीब? हाँ, तो अधिकांश देश में वही यूरोप और जापान का ही तो नाम लिया था। ये तीसरी दुनिया कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, ये दुनिया, तो तीसरी दुनिया कहाँ लिखा? अब वही बात करें कि तीसरी दुनिया, मान लीजिए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, तो मान लेते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भारत को रखेंगे आप? अगर भारत को, ऐसा लिखा नहीं है कहीं कुछ, हम कह रहे हैं कि हमने लास्ट में यही पॉइंट रखा और हमने कहा कि, इसलिए मैंने जो लास्ट पॉइंट बताया था ना, कहा कि दुनिया के कुछ देश डेमोग्राफिक विंटर में है, लेकिन बहुत सारे देश इस स्थिति में नहीं है। उदाहरण के लिए अफ्रीकन महाद्वीप, यही पॉइंट रखा था ना। उदाहरण के लिए पाकिस्तान, उदाहरण के लिए अफगानिस्तान। तो एक कंक्लूजन में रखूंगा ना। एग्जामिनर ने पूछा कि डेमोग्राफिक विंटर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं बताऊंगा कि हाँ बढ़ रहे हैं। कौन से देश बढ़ रहे हैं और उनमें क्या क्या हमको कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल रहा है, तो ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ये बताया मैंने, या उसके सारे तर्क में हम लोगों ने डिस्कस किए। फिर लास्ट में मैंने बताया कि सर डेमोग्राफिक विंटर का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत सारे देशों पे लागू नहीं होता है। उदाहरण के लिए अफ्रीकन कंट्रीज, उदाहरण के लिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उसमें आप भारत कहना चाहें तो भारत में सभी राज्य नहीं होंगे, भारत के उत्तर के राज्य होंगे, बिहार हो जाएगा, बंगाल हो जाएगा, जहां पर अपेक्षा की जनसंख्या की दर तेज गति से बढ़ रही है, या स्लो डाउन हुआ है लेकिन अभी भी पॉपुलेशन ग्रोथ ही हो रहा है। तो मतलब इसमें जो एक लाइन में अफ्रीका जोड़े हमने, पाकिस्तान जोड़ा या अफगानिस्तान जोड़ा, उसमें भारत के उत्तरी राज्यों को लिख सकते हैं। लेकिन डेमोग्राफिक विंटर में लिखना हो तो भारत के दक्षिणी राज्यों का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में भी दो पैरामीटर्स है ना। देश के कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि विकसित देशों के समूह के साथ खड़े हैं, और देश के कुछ राज्य ऐसे कैसे जो तीसरी दुनिया के देशों के साथ भी खड़े हैं। तो दोनों एग्जाम्पल दिया जा सकता है। बढ़ूं आगे। एक सवाल यह है, गंगा की भूजल क्षमता में गंभीर गिरावट आ रही है, ठीक है, सहमत है असहमत है? सहमत है। यह भारत की खाद्य सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर सकती है? तो अगर हम सहमत हैं तो क्या हाँ बोल करके आगे बढ़ना पड़ेगा, कारण बता के आगे बढ़ना पड़ेगा? समझ गए? क्योंकि यहां पर कह रहा है गंगा घाटी की भूजल क्षमता में गंभीर गिरावट आ रही, तो या तो हम माने या तो नहीं मालूम है क्या बात कर रहे हो, कहां हो रहा है ऐसा, ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो अगर सहमत होंगे तो कुछ कारण तो बताना पड़ेगा ना, समझ रहे हैं? तो सवाल का ये हिस्सा होगा। सवाल का दूसरा हिस्सा, यह भारत की खाद्य सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर रहा है। तो सवाल के दो हिस्से हो गए, है ना। और सवाल हमसे एक जानना चाहता है कि खाद्य सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर रहा है, और सवाल का पहला हिस्सा है कि भूजल की क्षमता में गंभीर गिरावट हो रही, तो हम इससे सहमति व्यक्त करेंगे, हम बताएंगे ना कि ऐसा क्या है या ऐसी स्थिति क्यों हो रही। तो क्या लिखेंगे इसमें? बस मुझे कारण बता दीजिए आप कि इसका कारण क्या क्या होगा। जैसे उदाहरण, कृषि हो सकता है, खास करके कैसी कृषि? जलवायु आधारित या जलवायु के आधारित पे कृषि ना करना, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के अनुसार कृषि ना करना। पंजाब हरियाणा में क्या करना? धान उगाना या धान की खेती करना। ये स्थिति क्या है? ये क्या है? एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के अनुसार बेहतर नहीं। तो मैं कह सकता हूं कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं गंगा की घाटी या इस क्षेत्र विशेष में गंभीर जल या गिरावट आ रहा है। तो हम एक बात कर सकते हैं, कृषि की गतिविधियां, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज उसका एक कारण हो सकता है। दूसरा, नगरीकरण की क्रिया भी हो सकता है, कंक्रीटाइजेशन का प्रोसेस जो भूजल को रिचार्ज नहीं होने दे रहा है, क्या वो भी एक तर्क हो सकता है? तो अर्बनाइजेशन की क्रिया, नगरीकरण का प्रोसेस भी कह सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें गंभीर गिरावट आ रही है, ये हमको समझाना पड़ेगा।
बस 10 मिनट। गंभीर गिरावट आ रही है, इसमें पहला हम क्या कह सकते हैं, नगरीकरण, अर्बनाइजेशन। नगरीकरण की क्रिया हो सकता है जिम्मेदार कारक। दूसरा कृषि हो सकता है, एग्रीकल्चर। और क्या हो सकता है, सब्सिडीज। एग्रीकल्चर में जोड़ लें इसको, इंडस्ट्रीज, हाँ, औद्योगिकरण की क्रिया, वो भी पानी की डिमांड को बढ़ाता है। और हम कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर में ही जो पॉइंट होगा उसको जोड़ लीजिएगा। पहले मोटा मोटा आइडिया सोच लीजिए ना कि किस किस आइडिया पे बात रखना चाहेंगे। इसके अलावा तो ये हो गया ना अर्बनाइजेशन वाला पॉइंट, रिचार्ज नहीं हो रहा है तो कंक्रीटाइजेशन वाला प्रोसेस। इसी में कंक्रीट वंक्रीट लिख देंगे ना, यही कारण होगा ना। इसमें एक और क्या, कि गंभीर भूजल की समस्या का मेन कारण क्या है, क्या भूजल कम ही हो रहा है या उसमें पॉल्यूशन का लेवल भी बढ़ रहा है। न केवल भूजल की क्षमता में कमी आ रही है या गंभीर गिरावट है, बल्कि साथ साथ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है। और क्या कह सकते हैं, एक और आपने पॉइंट बताया था ना, जनसंख्या। जनसंख्या की वृद्धि कुल वाटर की डिमांड को बढ़ाएगा ना, है ना। सोच के देखिए कि देश की जनसंख्या लगभग लगभग 1981 में 84 करोड़ था, है ना। और 2011 के सेंसस के हिसाब से 101 करोड़ थे, है ना। 2011 के सेंसस के हिसाब से 101 करोड़ थे, और अभी जनसंख्या कितना पहुंच गया, 140 करोड़। 2011 का जब सेंसस हुआ था, या हाँ 2011 का जब सेंसस हुआ था, तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या लगभग 18 से 19 करोड़ के आसपास था, और अभी लगभग 25 करोड़ के आसपास का है। तो अपेक्षाकृत क्या है, जनसंख्या का दबाव भी तो बढ़ा है। तो एक पॉइंट ये भी लिखा जा सकता है या कहा जा सकता है। और वर्षा की अनियमितता। तो क्या मैं वर्षा की अनियमितता को क्लाइमेट चेंज में रख लूं, क्या इस आयाम पे बात हो सकती है। अवसाद, हाँ ठीक है, ये भी कह सकते हैं अलग अलग तरीके से। क्या भूजल की क्षमता का होने का वनों का कटाव भी होगा। वनों के कटाव के साथ साथ, वनों के कटाव के साथ साथ इलीगल सैंड माइनिंग। बालू क्या करता है, बालू में पानी डालेंगे तो नीचे चला जाता है ना, और बालू हटा दे तो पानी बहेगा ना। कहने का मतलब है ये सारे आइडियाज हैं, अब इस पे चर्चा नहीं कर रहे, मतलब इस पे थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा अंडरलाइन किया, एक हेडिंग बनाया, थोड़ा सा बात लिखा, अंडरलाइन बनाया, 250 शब्दों में आंसर लिखना है ना, तो कम से कम इसको थोड़ा सा वजन दिया और इसके साथ इसको जस्टिफाई कर दिया कि ऐसी कुछ स्थितियां हैं। ठीक है, अब सवाल का दूसरा हिस्सा देखते हैं। इस पे चर्चा नहीं कर, मतलब नहीं तो कोई ना कोई क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, मतलब सवाल का अगला हिस्सा, ये भारत की खाद्य सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है। कौन सी स्थिति, भूजल क्षमता में गंभीर गिरावट, क्या ये खाद्य या खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करेगा, कैसे। क्या उत्पादकता और उत्पादन में फर्क पड़ेगा, है ना। तो एग्जामिनर को पहला क्या बताना पड़ेगा कि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं, मतलब भूमिगत जल अगर नीचे चला जाएगा तो सिंचाई की सुविधा प्रभावित होगी, और उससे क्या होगा, उत्पादन और उत्पादकता में कमी आएगी, ये बताना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ अगर हम कहें कि क्या अगर पानी की उपलब्धता या पानी भूमिगत जल नीचे जाएगा तो क्या ओवरऑल खर्चा जो होगा वो बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। मतलब कृषि की जो लागत होगी खर्चे की, वो कम होगी कि ज्यादा होगी। तो इसको खाद्य सुरक्षा से कैसे जोड़ेंगे, फूड की एफोर्डेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मुद्रास्फीति बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति में खाद्य संकट की स्थिति उत्पन्न होगी, कह सकते हैं ये। इस तरीके से जस्टिफाई करना पड़ेगा। और मुझे बताइए, क्या अगर भूजल नीचे जाएगा, तो अगर भूजल का स्तर नीचे जाएगा तो बस मुझे ये बताइए, मृदा में नमी की मात्रा बढ़ेगी या कम होगी, जिससे उसकी उर्वरता में कमी आएगी, और ये खाद्य सुरक्षा को मतलब प्रभावित करेगा, ये ओवरऑल उत्पादकता को रिड्यूस करेगा। और जी जी, अच्छा ये बताइए,
अच्छा बस ये लास्ट पॉइंट मैं सोचने के लिए कह रहा हूँ, ये खाद्य सुरक्षा बोल रहा है तो केवल गेहूं गेहूं चना पे फोकस करेंगे क्या? दूध दही कभी नहीं आएगा क्या? तो लाइव स्टॉक पे क्या फर्क पड़ेगा वो नहीं बताएंगे? पशुधन पे वो वाला आयाम आना चाहिए कि नहीं? एक पॉइंट तो वो डायमेंशन बताना चाहिए कि अगर पानी जैसे तालाब है ये सब सूखेंगे तो अपेक्षाकृत जो लाइव स्टॉक है या पशुधन है उसकी संख्या में भी कमी आएगी, और वो पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करता है ना। खाद्य सुरक्षा के लिए तो गेहूं चावल खा लेंगे, दूध दही मक्खन क्या कर रहा है? वो पोषण सुरक्षा को भी सुनिश्चित कर रहा है। तो अगर अपेक्षाकृत ये संकट की स्थिति या भूजल की क्षमता में कमी आएगी तो जो पशुधन है उसकी क्षमता में भी डिक्लाइन होगा, और न केवल ये आपके इनकम सपोर्ट को रिड्यूस करेगा, बल्कि खाद्य सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण पोषण सुरक्षा की स्थिति है उसको भी चुनौती देगा। मतलब इस दृष्टिकोण से भी सोचा जाना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है केवल फसलों के बारे में मत सोचिएगा, देश के मतलब अलग अलग हिस्सों के पॉइंट ऑफ व्यू से, और खास करके यहाँ पर उत्तर भारत में पशुधन की संख्या बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में स्ट्रेस की स्थिति कहीं ना कहीं उसको कम करेगा, वो एक रोल होगा। बढ़िया आगे देख रहे हैं ना बाहर है ना क्या स्थिति है। एक सवाल और देख लेते हैं, 15वें नंबर का सवाल है। देखिए इसकी चर्चा भी विस्तार से क्लास में किए थे, है ना, ऑरोरा बोरियलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। बस हाँ, करंट का इशू था, लद्दाख में देखा गया था ना, तो लद्दाख में देखा गया था तो एग्जामिनर ने पूछ लिया कि ऑरोरा बोरेलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस होने की क्रिया को समझा दीजिए, यही है ना। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरेलिस क्या है, ये कैसे उत्प्रेरित होते हैं, समझाइए। तो मैंने क्लास में जो समझाया था फिर से वही बात आपके सामने रखता हूं, मतलब क्या जो ऑरोरा बोरेलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के होने के लिए पहले तो सूरज की ऊर्जा का होना जरूरी। तो एक हेडिंग हमारा क्या बनेगा, सोलर फ्लेयर, आप कह सकते हैं सौर ऊर्जा या सौर ऊर्जा कह सकते हैं। सौर ऊर्जा पृथ्वी की तरफ चला आ रहा है ना, सौर है ना। तो एक कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा सोलर एनर्जी का, मतलब जो व्याख्या करना है कि ऑरोरा के होने के लिए सोलर एनर्जी को इंटरेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं। तो यहां पर एक सूरज बना देंगे, सूरज से रोशनी को बना देंगे, ये एक पृथ्वी बना देंगे, तो सूरज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पृथ्वी की तरफ आना चाहिए, ये आ रहा है। दूसरा, इसी में हम बताएंगे कि क्या पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करता है ना। ऑरोरा बोरियलिस और ऑस्ट्रेलिस के होने के लिए पृथ्वी को चुंबक बनाना पड़ेगा ना। तो पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में बताते समय थोड़ा सा कोर के बारे में बताना पड़ेगा, बाहरी कोर, आंतरिक कोर। तो जो बाहरी कोर है वो तरल अवस्था में है, और जो आंतरिक कोर है वो कैसे अवस्था में है, ठोस अवस्था में। तो तरल और ठोस। और फिर बताया कि चुंबक कैसे बनाया जाता है, जब बिजली के करंट को लोहे के चारों तरफ दौड़ाया जाता है तो चुंबक के रूप में तब्दील हो जाता है। तो हमारा आंतरिक कोर लोहे का बना हुआ है और बाहरी कोर तल अवस्था का लोहा है। जब वो तेज गति से घूमता है तो काइनेटिक एनर्जी, गतिक ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और पृथ्वी का केंद्र कैसा व्यवहार करता है, चुंबक की तरह। और यही चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का है ना, पृथ्वी के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र विकसित हो जाता है। और यही चुंबकीय क्षेत्र के साथ जब सूरज की रोशनी जब टकराती है तो ये क्या बनता है, ऑरोरा। और चूंकि हमको मालूम है कि पृथ्वी का जो चुंबक है इसका एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। तो एक जगह से ऊर्जा निकलती है दूसरी जगह पे जाती है, और ये सब कन्वर्ज कहां करते हैं, उत्तरी ध्रुव पे कन्वर्ज कर रहे हैं कि नहीं, और दक्षिणी ध्रुव पे। तो जब सूर्य की रोशनी आती है तो यहाँ पर ये जो कन्वर्जेंस हुआ है उससे बहुत ज्यादा इंटरेक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी के चुंबक के जो आप वेव्स कह सकते हैं उसका घनत्व अत्यधिक ज्यादा है, और उसके इंटरेक्शन से यहाँ पर क्या, ऑरोरा बोरियलिस और दक्षिण में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस जैसी घटनाएं देखने को मिलती है। ये एग्जामिनर को समझाना था कुल मिलाकर के। क्लियर है। लास्ट में लिख देना था कि कई बार ये घटनाएं हमको उच्च अक्षांशों की जगह निम्न अक्षांशों तक भी देखने को मिलती हैं, जैसे उदाहरण के लिए, ताकि बता दीजिए एग्जामिनर को क्या सोच के बनाए थे सवाल, जानता हूं है ना, कि हाल ही में ये घटना लद्दाख तक के क्षेत्र को देखने को मिला, क्योंकि लद्दाख में आसमान जनरली साफ रहता है तो हम ज्यादा ऊंचाई तक देख सकते हैं, ऊंचाई तक देख सकते हैं। तो कई बार हमको ये लद्दाख क्या है, एक मरुस्थल है ना, और मरुस्थल है तो आसमान साफ होगा, आसमान साफ होगा तो इस चीज को आप ऊंचे आसमान तक भी देखा जा सकता है, जो कि हाल में लद्दाख के क्षेत्र में देखने को मिला। लिख सकते हैं, चलिए इसको कर लेते हैं। इसमें 250 शब्द में बोला है ना, तो 250 शब्दों में तो पहले हमको क्या बताना पड़ेगा, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा। तो क्या वो फोटॉन्स होता है, और फोटॉन्स को थोड़ा सा बता देंगे, एक्स रेज, अल्फा, बीटा, गामास। इसमें से जो ज्यादा ऊर्जा वाले पार्टिकल्स हैं ये कहीं ना कहीं
ऑरोरा बोरियलिस बनाने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। और दूसरा क्या है, पृथ्वी का चुंबक समझाएंगे ना, तो चुंबक समझाने में कम से कम 100-150 शब्द तो लगेगा ना, कि पृथ्वी चुंबक बनता कैसे है, तभी तो चुंबकीय क्षेत्र के साथ आप ऑरोरा बोरियलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस की प्रक्रिया को समझा सकते हैं। तो ये बताना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा सा कोर, आउटर कोर, इनर कोर, और ये कैसे चुंबक में तब्दील हुआ ये बताएंगे। फिर क्या बताएंगे, पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पे ही क्यों नजर आता है, तो फिर ये बताना पड़ेगा कि चुंबक के दो क्षेत्र होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। भारत का, ये पृथ्वी का जो चुंबक है, इसके उत्तरी ध्रुव में एक चुंबक है, उसका पॉजिटिव चार्ज है और नीचे एक चार्ज है। और ऐसे में चुंबकीय क्षेत्र कहाँ कन्वर्ज होता है, पॉजिटिव निकलता है नेगेटिव में, और इस तरीके से पृथ्वी के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र विकसित हो जाता है। तो ये सारे जो चुंबकीय वेव्स हैं ये कन्वर्ज कहाँ करते हैं, उत्तरी ध्रुव में और दक्षिणी ध्रुव में। तो यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो जब सूर्य से आने वाली रोशनी होती है, जब इसके साथ टकराती है, तो यहाँ पर इंटरैक्शन ज्यादा होता है, तो चिंगारियां ज्यादा निकलती हैं, हम ज्यादा प्रभावी रूप से इसको देख पाते हैं। क्षोभमंडल में होती है। बड़े चलिए, एक लास्ट सवाल है, 5 मिनट बस, है ना। सॉरी उतना मतलब ठीक से नहीं कर पाया आप लोगों के साथ, समझ गए। देखिए सवाल पूछा है ट्विस्टर, और मतलब हम इसके लिए यही कहेंगे आप लोगों के साथ, मतलब इस सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि थोड़ा अंग्रेजी के शब्दों पे भी जैसे काम करिए। यहाँ पर एग्जामिनर को क्या लिखना चाहिए था, अगर ट्विस्टर लिखा तो हिंदी में भी ट्विस्टर, इंग्लिश में भी ट्विस्टर। क्लियर है। जैसे नॉर्थ अमेरिका में टोर्नेडोज आते हैं, तो टोर्नेडो जो आते हैं वो जनरली उनका नाम किताबों में वही रखा गया है, लेकिन अमेरिका में कोलोक्यूअल मतलब लोकल लैंग्वेज में उसी को ट्विस्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि टोर्नेडो चक्रवातों का सबसे भीषणतम स्वरूप है, और भीषणतम स्वरूप है तो ऐसी स्थिति में क्या करता है, जो भी उसके सामने आता है उसको तोड़ता मड़ोड़ता हुआ आगे बढ़ता है, इसलिए इसको ट्विस्टर की संज्ञा भी दी जाती है। तो यहाँ कह रहा है कि ट्विस्टर क्या है, तो ट्विस्टर क्या है, एक टोर्नेडो है। एग्जामिनर को बता देंगे पहले में कि सर किताबों में टोर्नेडो लिखा हुआ है, तो ट्विस्टर क्या है, इज ऑल्सो नोन एज टोर्नेडो या टोर्नेडो के नाम से जाना जाता है। और कुछ नहीं है, एक अत्यंत निम्न दाब का क्षेत्र है, एक अत्यंत रोटेटिंग बॉडी है, ये अत्यंत निम्न दाब का क्षेत्र है जो बहुत ही संकुचित क्षेत्र में विकसित होता है, जिसका दायरा है ना, जिसका रेडियस लगभग 500 से 600 मीटर का होता है, किलोमीटर नहीं, 500 से 600 मीटर। तो अत्यंत छोटा लेकिन अत्यंत उग्र, अत्यंत तेज गति से, जिसकी गति कई बार 400 से 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को रीच कर जाती है, उसको हम ट्विस्टर या टोर्नेडो के नाम से जानते हैं। सवाल कह रहा है कि मैक्सिको की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में अधिक ट्विस्टर देखने को क्यों मिलते हैं। क्लियर है। तो अगर अधिक ये ट्विस्टर देखने को मिलते हैं तो इसका आंसर छुपा हुआ है नॉर्थ अमेरिका की ज्योग्राफी में, नॉर्थ अमेरिका के भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस ये लास्ट है, कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। मान लेते हैं नॉर्थ अमेरिका है ये नॉर्थ अमेरिका है। इस नॉर्थ अमेरिका की भू आकृति को देखते हैं हम, तो यहां पर रॉकीज माउंटेन सिस्टम है, ठीक है, तो ये रॉकी पर्वत है। बस समझा देते हैं कि क्या है मसला फिर, है ना। ये रॉकी पर्वत है, यहां पर एप्लेशियन पर्वत है। दुनिया का 75% ट्विस्टर यहीं बनता है, जिसका नाम है मिसिसिपी का प्लेन। मिसिसिपी का प्लेन जिसकी अक्षांशीय स्थिति 0 से 30 डिग्री के बीच, मतलब उष्णकटिबंधीय जलवायु है। क्लियर है। उष्णकटिबंधीय जलवायु का मतलब क्या हो गया, लो प्रेशर का सेंटर। क्लियर हो गया। और ये लो प्रेशर सेंटर क्यों विस्तारित हो जाता है, क्योंकि एक बड़ा विस्तारित मैदान है, और नीचे क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, जहां पर एक गर्म जल की धारा है जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। तो आर्द्रता की कोई कमी नहीं है, नमी की सप्लाई अपेक्षाकृत बेहतर तरीके से हो जाएगी। इसकी तुलना में ये जमीन बहुत गर्म हो जाएगा, क्योंकि पानी देर से गर्म देर से ठंडा होता है, जमीन जल्दी गर्म जल्दी ठंडा होता है। तो यहां से पवनें अत्यंत तेज गति से अंदर की तरफ चलेंगी। क्यों, क्योंकि बीच वाला इलाका प्लेन एरिया है, समतल मैदान है मिसिसिपी का, एक फ्लैट सरफेस है जो कि अपेक्षाकृत गर्म हो जाता है, और गर्मी होने के कारण एक निम्न दाब के क्षेत्र के रूप में व्यवहार करता है, जिससे अत्यंत तेज गति से पवनें यहां पर पहुंच जाती है। पहला पॉइंट। अब इसको अगर हमको मजबूत बनाना है, अगर मजबूत बनाना है तो क्या ये गर्म हवा को ऊपर धकेलना चाहिए, और धकेलने के बारे में सोचें कि क्या यहां पर कौन सा माउंटेन है, रॉकीज है, तो रॉकी से क्या ठंडी हवाएं नीचे बैठेंगी, और ठंडी हवाएं नीचे बैठेंगी तो गर्म हवा को और नीचे से धकेला जाएगा कि नहीं, और धकेला जाएगा तो ये जो क्रिया है ऊपर उठने की वो कमजोर होगी या उग्र होगी,
उग्र होगी। ऐसी स्थिति हम दुनिया में कहीं और नहीं देखते हैं, जहां पर प्लेन एरिया हो, बगल में माउंटेन हो 0 से 30 के बीच में, और ये स्थिति उसको पुश करती हो ऊपर की तरफ। इसके अलावा ऊपर खाली क्षेत्र है, पूरा खाली क्षेत्र है का मतलब है कि यहां से ध्रुवी पवनें आना भी चाहे तो आ सकती हैं। तो ये स्थिति भी जब यहां पहुंचता है, अगर पहुंच गया तो ये क्या करता है, नीचे की गर्म हवा को तेज गति से ऊपर की तरफ धकेलता है। तो ये क्रिया और उग्र हो जाती है, और उग्र हो जाती है तो रोटेटिंग बॉडी यानी कि तेज गति से रोटेट करना शुरू करता है, या ऊपर उठना या संवहन की क्रिया अपेक्षाकृत उग्र हो जाती है। ये स्थिति अपेक्षाकृत मैक्सिको के क्षेत्र, या कह सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में दुनिया का, या नॉर्थ अमेरिका में दुनिया के 75% ट्विस्टर को जन्म देता है। तो इसका मतलब है कि यहां पर आपको 3-4 कंडीशन के बारे में एग्जामिनर को ट्विस्टर के संदर्भ में बताना है कि आसपास के क्षेत्रों में ट्विस्टर क्यों देखे जाते हैं। तो पहला, गल्फ ऑफ मैक्सिको के बारे में, जो कि आर्द्रता या नमी की सप्लाई करेगा। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको के बारे में एग्जामिनर को बताया थोड़ा सा। फिर मिसिसिपी का प्लेन बताए कि कैसे गर्म हो जाता है और लो प्रेशर के रूप में अट्रैक्ट करता है गल्फ ऑफ मैक्सिको से पवनों को, है ना, जो कि दाब प्रवणता को मजबूत करता है। तीसरा सिचुएशन बताया कि मिसिसिपी प्लेन के पश्चिम में स्थित कौन सा पर्वत श्रृंखला, रॉकीज, जिससे क्या है, ठंडी पवनें नीचे बैठती हैं, जो इस यहां पर जो लो प्रेशर बना हुआ है उसको ऊपर की तरफ धकेलती है। तो ये चिनूक आता है, लेकिन चिनूक शीत ऋतु में, ग्रीष्म, हाँ चिनूक भी कह सकते हैं कि मान लेते हैं, सपोज करिए कि यहां से एक पवन आ रहा है, उसका नाम है चिनूक, तो चिनूक भी लिख सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के रॉकी पर्वत से एक अपेक्षाकृत पवन आ गया जो थोड़ा सा ठंडा है, या जिसका नेचर अपेक्षाकृत ठंडा है। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, एक हमने रॉकीज पर्वत लिख दिया। ऊपर बताइए कि कनाडा का जो प्लेन एरिया है, यहाँ पूर्व से पश्चिम कोई पर्वत नहीं है, तो यहां से भी ठंडी हवाएं अपेक्षाकृत उत्तर से ठंडी हवाएं, है ना, मिसिसिपी के प्लेन तक पहुंच जाती हैं, जो गर्म हवा को फोर्सफुली ऊपर उठाती हैं, मतलब वाताग्रीय स्थिति उत्पन्न करती हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि क्या इस जगह के ऊपर कोई ऊपरी हवा हो सकती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ना ये, तो कौन सा होगा? उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम। अब जेट स्ट्रीम करता क्या है, ये जो हवाएं हैं, आपको ध्यान है ना, लहरें बनाता है, और लहरें 2 प्रकार की होती हैं, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। तो इस जगह पे चूंकि लो प्रेशर है, तो जेट स्ट्रीम कैसे होगा, ऊपर उठेगा। ये स्थिति क्या करेगा, नीचे से लो प्रेशर को और ऊपर की तरफ धकेलने में मदद करता है। ये स्थिति संवहन की क्रिया को और मजबूत बनाती है। और इस पूरी प्रक्रिया में गल्फ ऑफ मैक्सिको के आसपास हम देखते हैं कि अपेक्षाकृत ट्विस्टर्स या टोर्नेडो की कुल संख्या, विश्व भर के 75% टोर्नेडोज इसी क्षेत्र विशेष में विकसित होते हैं। अब प्रभाव तो पूछा नहीं है, यही पूछा है ना, नहीं तो क्लास में प्रभावों के बारे में चर्चा किए थे, तो प्रभाव के बारे में तो पूछा नहीं है, तो बस हमको कारण बताना है कि ऐसी कुछ स्थितियां उत्पन्न हो रही। ये कुछ सवाल पूछे गए, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। क्लास है वो भी वेट कर रहा है ना। आने वाले समय में विस्तार से आपके साथ डिस्कशंस पे चर्चा होती रहेगी। ऑल द बेस्ट।